एंजाइम। तो आज हम लोग अपना जो है वो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम है एंजाइम। ये बात आपको ऑलरेडी मालूम है कि इस वर्ड का मतलब होता है इनसाइड और जाइम मतलब होता है ईस्ट। क्या इसकी क्या वजह है, इसको ये नाम क्यों दिया गया है? इसको एंजाइम का नाम क्यों दिया गया? हाँ भाई हजरत तुम बताओ। सर कैसे कैसे आप सवाल पूछने लग जाते हैं सर, ऐसे सवाल कौन पूछता है सर? हाँ हजरत, सबसे पहले ईस्ट में मिला था और कोई नाम नहीं मिला होगा ना, नाम खत्म हो गया सर इधर। हाँ भाई खवातीन, ये तुम पीछे बैठी हो, ये बच्चा गोद में ले गए क्यों? ये इसको क्यों नाम दिया गया ये? हाँ बैग उसने ऐसे समेटा हुआ है जैसे कोई छोटा बच्चा उसकी गोद से ना निकल जाए। हाँ जी, एंजाइम को एंजाइम क्यों कहा गया? तुम्हें पता है इंसान सबसे पहले से क्या चीज़ कर रहा है, काम कर रहा है, उसको बोलते हैं बेकिंग। ये डबल रोटियां बेक करना, रोटियां बेक करना, इस तरह की चीज़ें करना ना। वो तुम्हें पता है एक शहर मिला, मैं अभी उसका नाम एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूँ, वो एक वॉल्केनो के जो है वो वैली के अंदर था। एक दिन वॉल्केनो इरप्ट हुआ, बहुत ख़तरनाक धमाके थे और वो सारा का सारा शहर उसके लावे में जो है दब गया। और तकरीबन 3-4-5 हज़ार साल के बाद उस शहर के जो रूइंस जो थे वो बाकी निकले और वहाँ पे उनको पूरे शहर का स्ट्रक्चर मिला। वहाँ बेकरीज भी थी, गलियाँ भी थी, घर भी थे और वो लोग जो सोए हुए थे बेचारे सोए के सोए रह गए और जो बेकरी में बंदे खड़े थे वो बेकरी में रह गए। इस तरह से उनका हाल हुआ, मतलब अचानक जो मौत हो जाती है, अल्लाह माफ़ करे, वो वाला उनका मामला हुआ। तो वहाँ पे उनको बेकरी में फॉसिलाइज्ड केक भी मिला। क्या नाम था उस शहर का यार, अभी याद आ जाएगा। तो वो जब उन्होंने उस शहर की बेकरी को, जब उन्होंने वो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो गए, उन्होंने उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया तो उस शहर की बेकरी में उनको केक भी मिले जो फॉसिलाइज हो गए। तो ऑब्वियसली मतलब आज से 3-4 हज़ार साल पहले भी लोग केक बनाना जानते थे। तो ये जो ईस्ट है ना, ईस्ट को इंसान बहुत ज़मानों से, बहुत सालों से अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए सबसे पहली जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी नोट की गई वो इसी के अंदर नोट की गई। बेसिकली एंजाइम्स हैं क्या? बेसिकली एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, या इन्हीं को आप बायो कैटलिस्ट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा? बायो कैटलिस्ट। अब यहाँ पे आपको पता है कैटलिस्ट क्या होता है ना? आप माशाल्लाह केमिस्ट्री के चैंपियन हैं, आप माशाल्लाह केमिस्ट्री के चैंपियन हैं, तो आपको पता है तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? वो एजेंट जो किसी रिएक्शन को तेज कर दें बीच में इन्वॉल्व हुए बगैर, बीच में इन्वॉल्व हुए बगैर। तो कैटलिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट पता है ना आप लोगों को? एक यूनिट टाइम में जितनी एक्टिविटी हो, एक यूनिट टाइम में जितनी एक्टिविटी हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग इन्वॉल्व, नहीं इन्वॉल्व में खाली सही लफ्ज़ नहीं रहेगा, विदाउट बीइंग यूटिलाइज्ड। ये खुद इसमें इस्तेमाल नहीं होते, इसीलिए एंजाइम थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी में। जितने एंजाइम आप किसी रिएक्शन में डालते हो आखिर में सारे आपको वापस मिल जाते हैं, अब सारे आपको वापस मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो रिएक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। सिर्फ क्या करते हैं? सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं। समझ लो बात को? अब जैसे आप याद कर लो कि हर वो कैटलिस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं उनको नॉन लिविंग कैटलिस्ट से अलग करने के लिए एक टर्म इन्वेंट कर ली गई है जिसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम। तो कैटलिस्ट ऑफ लाइफ मैं लिख देता हूँ उधर, क्या लिख देता हूँ उधर मैं? कैटलिस्ट ऑफ लाइफ आर एंजाइम्स या बायो कैटलिस्ट। तो पता ही चला कि एंजाइम में और कैटलिस्ट में कोई फर्क नहीं होता। पता क्या चला? कि एंजाइम में और कैटलिस्ट में कोई फर्क नहीं होता। सिर्फ वो कैटलिस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं उनको नॉन लिविंग कैटलिस्ट से अलग करने के लिए ये टर्म इन्वेंट कर ली गई है बस। इसलिए जितनी आपको
प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं कैटलिस्ट की, केमिकल कैटलिस्ट की, वो सारी की सारी एंजाइम पे एप्लीकेबल होती हैं, सारी की सारी। अच्छा, अब जब हम एंजाइम को देखते हैं तो आपने बात ध्यान में रखनी है कि ऑल एंजाइम्स, ये पहले ही जुमला लिख लेना ताकि आगे बात बहस ही खत्म हो जाए। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। तो राइबोजाइम्स एक ग्रुप है एंजाइम्स का जो डिस्कवर किया सिडनी ऑल्टमैन और थॉमस चेक ने, और ये बात है 1985 की। कब की बात है? 1985 की। और ये इतनी बड़ी डिस्कवरी थी कि इसके ऊपर इनको नोबेल अवार्ड भी अवार्ड हुआ है। ये इतनी बड़ी डिस्कवरी थी कि इसके ऊपर इनको नोबेल अवार्ड भी दिया गया। क्यों? ये डिस्कवरी इतनी बड़ी क्यों है? इस पर नोबेल अवार्ड क्यों दे दिया गया? एक एंजाइम की डिस्कवर की, इनको नोबेल अवार्ड दे दी? नहीं, देखो सोचने वाली बात है ना। इससे पहले एंजाइम की 6 कैटेगरी लोगों को पता थी, वो आप पढ़ेंगे ना एंजाइम क्लासिफिकेशन, ट्रांसफरेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज और ये और पता नहीं कौन कौन से। उन 6 वालों को तो किसी को नोबेल अवार्ड नहीं मिला, इनको क्यों मिली? हाँ, नहीं, राइबोजाइम तो आरएनए के बने होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ आरएनए। राइबोजाइम किसके बने होते हैं? ये आरएनए बेस्ड एंजाइम होते हैं। अभी कुछ क्लू मिल रहा है? अभी कुछ क्लू मिल रहा है? एंशिएंट है तो उससे क्या फायदा होगा? अभी याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने जब मैं तुमसे आरएनए डीएनए की बात कर रहा था, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि आरएनए डीएनए से पहले आया है ना। यानी लाइफ की जो पहली फॉर्म थी वो सारी की सारी आरएनए बेस्ड फॉर्म थी, सारी की सारी। तो जो साइंटिस्ट थे वो बड़े परेशान रहते थे कि वो आरएनए बेस्ड जो फॉर्म्स ऑफ लाइफ होंगी वो अपने रिएक्शंस कैसे चलाती होंगी, क्योंकि रिएक्शन चलाने के लिए अपन को क्या चाहिए? एंजाइम। एंजाइम जो सारे प्रोटीन बेस्ड होते हैं। उस ज़माने में तो प्रोटीन थी नहीं, उस ज़माने में तो प्रोटीन थी नहीं। कुछ समझ में आ रही है बात मैं बोल कह रहा हूँ? कि पहली वाली जो लाइफ फॉर्म थी उनके पास सिर्फ आरएनए था, ना डीएनए था, ना प्रोटीन थे, ना कार्बोहाइड्रेट था, ना लिपिड था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ आरएनए था। तो वो आरएनए बेस्ड लाइफ फॉर्म कोई केमिकल एक्टिविटीज करती होंगी ना भाई, ज़्यादा कुछ नहीं करती होंगी। तो जब वो रेप्लिकेट करती होंगी तो अपने आरएनए बनाती होंगी। तो जब वो अपनी केमिकल एक्टिविटीज़ करती होंगी तो एंजाइम, प्रोटीन एंजाइम तो थे ही नहीं, क्योंकि प्रोटीन थी नहीं। तो फिर वो अपने केमिकल रिएक्शन कैसे तेज़ करते होंगे? अब हमें इसका जवाब पता है। उनके पास राइबोजाइम होते होंगे जिसकी मदद से वो सारे काम करते होंगे। तो इस डिस्कवरी ने एक बहुत बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया कि जो पहली लाइफ फॉर्म्स थी वो किस तरीके से मेटाबोलाइज करती होंगी। इसलिए ये डिस्कवरी बड़ी है बहुत, इसीलिए इनको नोबेल अवार्ड मिली। और इनको नोबेल अवार्ड को बहुत ज़्यादा टाइम बाद भी नहीं मिली। 1985 में इन्होंने ये डिस्कवर किए। 1992 अगर मुझे सही ईयर याद आ रहा है तो 1992 में इनको नोबेल अवार्ड मिल गया था। 5-7 साल में ही मिल गया था। हालांकि नोबेल अवार्ड इतनी जल्दी मिलता नहीं, उनमें टाइम लगता है। लोग देखते हैं, पूरी दुनिया को देखती है, फिर एक वो उनकी कमेटी होती है, वो सारे जो उस साल ब्रेक थ्रू होते हैं उनका जायज़ा लेती है, सारे काम होते हैं, फिर ये काम होता है। यानी जिस आदमी ने एलईडी बनाई थी, ये एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, ये जापानीज फिजिसिस्ट था, उसने बनाई थी। उसने एलईडी कब बनाई? 1995 में। उसको नोबेल अवार्ड कब मिला? 2015 में, 20 साल के बाद। जिंदा है वो, अभी भी जिंदा है भाई, क्या हो गया? तो वो लाइट इमिटिंग डायोड, चूँकि ये एनर्जी बचाती हैं बहुत ज़्यादा और दुनिया के अरबों खरबों डॉलर इनसे बच गए, बिजली कम खर्च होने लगी, तो उन्होंने उसको नोबेल अवार्ड दिया, मगर 20 साल के बाद। मगर इनको तो 5-7 साल में ही मिल गया था, 1992 अगर मुझे सही याद आ रहा है। एक दफ़ा मैं तो क्रॉस चेक कर लूँगा, मेरे ख्याल है 1992 में ही मिला हुआ अगर मुझे सही याद आ रहा था। खैर बहरहाल बेटा, अभी बात आपको समझ में आ गई है। अब जब राइबोजाइम की बात हो गई, राइबोजाइम क्या करते हैं, ये बात हो गई, लिख दूँ उधर। ये क्या करते हैं? कैटेलाइज करते हैं, कैटेलाइज आरएनए बेस्ड केमिकल रिएक्शंस को। यानी आज भी ये सेल में हमें कहाँ मिलेंगे? आरएनए के साथ इंटरैक्ट करते हुए मिलेंगे। तो ये आरएनए बेस्ड केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हुए मिलते हैं। अब इसके बाद हम दोबारा राइबोजाइम की बात नहीं करेंगे। इसलिए अब हम जब भी बात करेंगे एंजाइम की, हमारे ध्यान में ये होना चाहिए वो प्रोटीन ही है।
एक एक्सेप्शन है, पहले ही मैंने आपको बता दिया, समझ गए बात को। इसलिए जनरली जब भी हम एंजाइम की बात करेंगे हम क्या कहेंगे, एंजाइम क्या है, प्रोटीन इन नेचर है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन इन नेचर। अब यहाँ पर एक चीज़ अभी सीख लो ताकि जाल छूट जाए, और वो है पार्ट्स ऑफ एंजाइम, क्योंकि फिर ये बाद में तंग करेंगे तुम्हें। तो पहले हम जरा एंजाइम के पार्ट देख लें, इसकी प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें हम देखते रहेंगे बाद में। देखो एंजाइम ना दो तरह के होते हैं, एक वो एंजाइम होते हैं जो सिर्फ प्रोटीन के बने हुए होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड प्रोटियो एंजाइम्स। क्या कहते हैं उनको, प्रोटियो एंजाइम। इन्हीं को आप सिंपल एंजाइम भी बोलते हो। क्या बोलते हैं हम इनको, सिंपल एंजाइम। तो दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली। ये सिर्फ किसके बने हुए बेटा, सिर्फ प्रोटीन के बने हुए। बात खत्म हो गई, इनके बाद और कुछ भी नहीं होगा, ठीक हो, समझिए बात को। मगर जो ज़्यादातर एंजाइम होते हैं दुनिया के, उनको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। अब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल आप लोगों ने पढ़ लिया है ना, तो अब आपको अंदाजा हो होगा कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम है तो यकीनन में दो तरह के मॉलिक्यूल होंगे, है ना, सही है। और वो दो तरह के मॉलिक्यूल कौन से होंगे, एक होगा इसका प्रोटीन पार्ट। कौन सा पार्ट होगा, प्रोटीन पार्ट। और दूसरा ऑब्वियस है नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। दूसरा ऑब्वियस है क्या होगा, नॉन प्रोटीन पार्ट। भाई दो पार्ट मिलेंगे तो ये बनेंगे ना। अब याद कर लो, कॉन्जुगेटेड एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट, इसको एपो एंजाइम बोलते हैं। और ये किसी भी कॉन्जुगेटेड एंजाइम का 99% बनाता है। कितना बनाता है, 99%, यानी 100 में से 99 से ही होगा। बट स्टिल नॉन प्रोटीन पार्ट के बगैर ये काम नहीं कर सकेगा। इसीलिए जो नॉन प्रोटीन पार्ट जो सिर्फ 1% है, जिसको हम कोफैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, कोफैक्टर। ये सिर्फ 1% होता है किसी भी एंजाइम का, मगर ये बहुत ज़रूरी होता है, इसके बगैर एंजाइम काम नहीं करता। अब ज़रा रुक जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रोटीन पार्ट, ये वाला पार्ट, इस नॉन प्रोटीन पार्ट इस वाले पार्ट से मिलेगा, इससे मिलेगा, तभी एंजाइम एक्टिविटी पूरी होगी ना, क्या ख्याल है। तो जब एंजाइम एक्टिविटी पूरी रहेगी तो हम इसको बोलेंगे ये होलो एंजाइम है। ये क्या है, होलो एंजाइम। याद कर लो, ये जो वर्ड होता है ना होलो, होलो का मतलब होता है कंप्लीट। जैसे तुमने पढ़ी है होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलो मतलब कंप्लीट, जोन मतलब एनिमल, न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन, यानी वो न्यूट्रिशन जो सारे एनिमल में पाई जाती है, समझ गए। तो होलो वर्ड का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। अच्छा अब देखो मेरी बात सुनो। अब जब मैं कोफैक्टर को देखता हूँ ना, तो कोफैक्टर कौन सा पार्ट है, प्रोटीन है नॉन प्रोटीन, नॉन प्रोटीन। अब देखो नॉन प्रोटीन चीज़ें दो तरह से हो सकती हैं, ये बात समझ लो। नॉन प्रोटीन चीज़ें दो तरह से हो सकती हैं, कौन कौन सी, ये इनऑर्गेनिक भी हो सकती हैं। भाई नॉन प्रोटीन है ना, अब नॉन प्रोटीन तो कुछ भी हो सकता है, और ये ऑर्गेनिक भी हो सकती हैं। क्या हो सकती है बेटा, ये ऑर्गेनिक भी हो सकती हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, कोई मसाइल तो नहीं है यहाँ तक। याद कर लो, कोफैक्टर अगर इनऑर्गेनिक होंगे तो उनको कोफैक्टर ही बोलते हैं। कोफैक्टर अगर इनऑर्गेनिक होते हैं तो उनको कोफैक्टर ही बोलते हैं, या इनको एक्टिवेटर भी बोलते हैं कभी कभी, एक्टिवेटर क्या बोलते हैं। और ये हमेशा मिनरल आयन होते हैं। ये क्या होते हैं, हमेशा मिनरल आयन होंगे, है ना, हमेशा। क्लियर हो गई बात यहां तक। अब ये जो ऑर्गेनिक पार्ट है ना, तो ऑर्गेनिक पार्ट को मैं यहां पे लेके आ रहा हूं। इस ऑर्गेनिक पार्ट को मैं यहां पे लेके आ रहा हूं। ये ऑर्गेनिक पार्ट इधर आ गया, वहां से मैं इसको यहां ले आया हूं। जब ऑर्गेनिक पार्ट को मैं देखता हूं तो ऑर्गेनिक पार्ट मुझे पता लगता है दो तरह का होता है। एक वो जो डिटैचेबल होता है। डिटैचेबल क्या मतलब हुआ, जब ज़रूरत होगी आके अटैच हो जाएगा, एंजाइम काम कर लेगा तो काम करने के बाद हट जाएगा। तो जो डिटैचेबल ऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं, याद कर लो, उनको को एंजाइम कहते हैं। क्या बोलते हैं, को एंजाइम। इसका मतलब ये हुआ को एंजाइम, एंजाइम से हर बार अटैच हुए हुए नहीं होंगे। जब रिएक्शन होगा तब आके लगेंगे, रिएक्शन खत्म होगा तो हट जाएंगे। और दूसरे वो होते हैं जो डिटैचेबल नहीं होते, नॉन डिटैचेबल।
एक दफ़ा अटैच हो गए तो फिर वहाँ से जान नहीं छोड़ेंगे। इनको बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, याद कर लो। क्या बोलेंगे? इनको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। समझ में आ गई बात? ये एंजाइम के पार्ट से, इनको याद रखना। अच्छा, फिर ध्यान में सवाल आ सकता है कि कोफैक्टर जो इनऑर्गेनिक है, जब हमने डिटैचेबल नॉन डिटैचेबल की बात की तो फिर ये क्या होंगे? कोफैक्टर याद कर लो हमेशा डिटैचेबल होते हैं। कोफैक्टर हमेशा क्या होते हैं? डिटैचेबल। जब ज़रूरत होगी तब आगे अटैच होंगे, ज़रूरत नहीं होगी तो अलग हो जाएंगे और इंतज़ार करेंगे दोबारा ज़रूरत पड़ने की। बेटा बात समझ में आ गई है? ये एंजाइम के पार्ट याद रहेंगे, भूलोगे तो नहीं। कल मैं तुम्हें इंशाल्लाह बताऊंगा एंजाइम की प्रॉपर्टीज़। कोई सवाल? नहीं, वो भी एक्टिवेटर से समझो, एक्टिवेटर ही समझ लो। बेटा कोई सवाल यहाँ तक? तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा एंजाइम की, और मैंने आपको एंजाइम के पार्ट्स के बारे में बता दिया था कि एंजाइम में एक्टिवेटर क्या होते हैं, एंजाइम के को एंजाइम क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं, हमारी बात हो गई थी। आज हम ज़रा देखते हैं कि एंजाइम्स काम कैसे करते हैं। तो हाउ तो बेटा आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कि हाउ एंजाइम वर्क्स, एंजाइम काम कैसे करते हैं। तो आप लोग बात ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके पास आपके एंजाइम्स होंगे, और ये बात हम लोग कर चुके हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये मैंने एक रफ एक एंजाइम का स्ट्रक्चर बना लिया है, ये मैंने लिख दिया जनाब अली, इसके साथ एंजाइम, और एंजाइम के साथ ये आ गया है इसका सबस्ट्रेट, ये आ गया इसका सबस्ट्रेट। तो ये मैं इसको सब लिख देता हूँ, आप समझ जाए सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये हो गया एंजाइम और सबस्ट्रेट। सेकंड फेज के अंदर क्या होगा कि जो एंजाइम्स होते हैं दे कंबाइंड विद देयर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। तो ये आपका एंजाइम, और ये जो आपका एंजाइम है ये अपने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो गया, ये अपने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो गया। नाउ दे फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये क्या बना लेते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं बेटा? याद कर लें, एंजाइम मैंने आपको समझाया था कभी भी रिएक्शन तो पार्टिसिपेट नहीं करते। एंजाइम को हमेशा ऐसे समझा करो कि वो एक मिसाल देते हैं बच्चों को, वो कहते हैं आपने हमेशा ये समझना है कि जो एंजाइम होते हैं ना ये होते हैं शादी हॉल की तरह। एंजाइम कैसे होते हैं? शादी हॉल की तरह। आप इमेजिन करो आप लोग एक लम्हे के लिए कि आप एक घर में कोई तकरीब है, कोई शादी है, और उस शादी में क्या हो रहा है? एक जगह है जो शादी हॉल वालों ने आपको प्रोवाइड की है। उस जगह से आपको फ़ायदा क्या होगा? आपको वहाँ स्पेस मिल जाएगा अपने गेस्ट को एकोमोडेट करने के लिए। घर में तो इतनी जगह नहीं होती ना, 400-500 लोग बिठा लें, शादी हॉल में जगह होती है। फिर वो क्या करते हैं, आपको सीटिंग अरेंजमेंट करके देते हैं, सीट लगा के देते हैं, टेबल लगा के देते हैं। जो ज़्यादा चीफ गेस्ट होते हैं, दुल्हन वाले दूल्हा वाले, उनके लिए सोफे वो भी लगा के देते हैं। फिर स्टेज होता है, वहाँ पे आप दूल्हा दुल्हन को बिठा देते हैं। किचन आपको देते हैं, और किचन में क्या होता है, आप अपना खाना रख सकते हैं, सर्व करवा सकते हैं, वगैरह वगैरह। कभी ऐसा होता है कि शादी हॉल वाले जो अंकल हैं वो आके बोलेंगे और बोले दूल्हे को भाईजान सेल्फी हो जाएगी? कभी ऐसा होता है? कभी ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि वो शादी में हिस्सा लेने के लिए नहीं बैठा हुआ, वो सिर्फ आपको फैसिलिटेट करने के लिए बैठा हुआ है। फिर क्या होगा, जब आप फैसिलिटेट हो जाएंगे, शादी आपकी माशाल्लाह खैरियत से हो जाएगी, अपने अपने घर वाले, दुल्हन वाले अपने घर, दूल्हा वाले अपने घर, उसके बाद क्या होगा, वो शादी हॉल बिल्कुल रेडी होगा अगले दिन एक दूसरी शादी को फैसिलिटेट करने के लिए। तो सेम गोज विद एंजाइम। एंजाइम के साथ बिल्कुल ऐसा होता है कि एंजाइम ये मौजूद है, इसने सबस्ट्रेट को जगह दी, एकोमोडेट किया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये सबस्ट्रेट इसी एंजाइम के साथ अटैच हुए हुए कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में। तो फर्ज करें ये जो हमारी सबस्ट्रेट थी, अब ये एक सबस्ट्रेट हमारी 2 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गई है। ये हम फर्ज कर रहे हैं अभी। तो ये हमारी 2 प्रोडक्ट्स में ये कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ये हमारी 2 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गई। अब इसको मैं क्या बोलूँगा? इसको मैं बोलूँगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स।
इसको मैं क्या बोलूँगा? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक, उसके बाद क्या होगा? एंजाइम अलग हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएंगे और प्रोडक्ट अलग हो जाएगी। और प्रोडक्ट कौन इस्तेमाल करेगा? प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगी बॉडी। ये आपके हो गई जनाब वाली प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। नाउ दिस इज योर प्रोडक्ट, ठीक है। और ये एंजाइम दोबारा काम करने के लिए तैयार है, ये एंजाइम दोबारा काम करने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले कौन था? एंजाइम, और एंजाइम के साथ कौन था? सबस्ट्रेट। इन्होंने मिलकर क्या बनाया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हुई? प्रोडक्ट में। क्या बन गया? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर एंजाइम अलग, प्रोडक्ट अलग। प्रोडक्ट कौन इस्तेमाल करेगा? सेल, जैसे भी करेगा। और अगर सेल को मज़ीद प्रोडक्ट चाहिए होगी तो वो दोबारा एंजाइम को इस्तेमाल करेगा, सबस्ट्रेट के साथ मिलाएगा और काम शुरू हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ एंजाइम वर्क्स। तो एंजाइम इस तरीके से काम करता है। तो मैंने आपको समझाया एंजाइम की मिसाल हमेशा क्या समझनी चाहिए? शादी हॉल वालों की तरह, कि जो आपको जगह प्रोवाइड करते हैं, काम आपने सारा खुद ही करना है। खर्चा आपका अपना है, खाना आपका अपना है, दूल्हा आपका अपना है, दुल्हन आपकी अपनी है, मेहमान आपके अपने हैं। उसने सिर्फ क्या किया है? आपको जगह दे दी है, फैसिलिटेट कर दिया है, क्रॉकरी दे दी है, कोई वेटर दे दिए, जो फैसिलिटेट करेंगे आपको काम आप सारा खुद ही करेंगे। बेटा ये बात समझिए। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे एक बात बताओ, ये जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम की आँखें होती हैं क्या? अच्छा, सही कह रहे हो। क्या एंजाइम के हाथ होते हैं? हाथ भी नहीं होते, ये भी सही कह रहे हो। क्या एंजाइम की ज़बान होती है? हाँ भाई, ज़बान होती है एंजाइम की? ज़बान भी नहीं होती। क्या एंजाइम के कान होते हैं? कान भी नहीं होते। तो जब एंजाइम के हाथ नहीं है, कान नहीं है, ज़बान नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट को पहचानता कैसे? अच्छा, अब ये कह रही है एक्टिव साइट है ना। अब तुम इमेजिन करो कि अभी तो तुम्हें बात सुनने में बड़ी आसान लग रही है। आज से 150 साल पहले जब लोगों को एक्टिव साइट का पता नहीं था, तब उनको क्या फील होता होगा जब वो सोचते होंगे यार एंजाइम सबस्ट्रेट को पहचानता कैसे? तब उनको क्या फील होता होगा? सोचो, है ना? वो सोचते होंगे ना ऐसा कैसे होता होगा। तो इसलिए आज हम बात करेंगे उन थ्योरीज की जो कि एंजाइम से रिलेटेड हैं। तो थ्योरीज ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, देखिए आज मैं आपसे पूछता हूँ यार, एक साहब है, उनका ब्लड ग्रुप बी है और उनको खून की ज़रूरत है, कौन सा खून हमें उनको लगाना चाहिए? बी लगाना चाहिए। आज सुनने में बड़ा आसान है, और ये सुनने में आसान कब हुआ? जब 1950 में 50s में लैंडस्टाइनर ने पूरा काम किया उसके ऊपर, और उसके ऊपर तो नोबेल अवार्ड भी मिली। इमेजिन करो 1950 से पहले जब लैंडस्टाइनर ने पूरा काम नहीं किया था, तो अगर किसी को खून लगाने की ज़रूरत पड़ जाती होगी तो क्या होता हो? सोचो, इमेजिन करो, ट्रबल होती होगी नहीं होती होगी? तो आज चीज़ें हमारे लिए बड़ी आसान है। क्यों? क्योंकि जो पाइनियर थे उन्होंने काम करके हमारे लिए स्टेज साइड कर दिया, हमें चीज़ें आसान लगती हैं। तो बात है 1898 की, जब एक बायोकेमिस्ट थे बड़े ज़बरदस्त, और उनका नाम था एमल फिशर। क्या नाम था उनका? एमल फिशर उनका नाम था। अच्छा, आपकी किताब में फिशर का जो एमल है वो आई से लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। मैंने तो उसको यू से पढ़ा हुआ है। और बात हो रही है 1898 की, यानी आज से तकरीबन कुछ 125 साल पहले ही। तो एमल फिशर जो थे वो बड़े सरप्राइज होते थे, वो देखते थे कि एंजाइम अपनी एक ही तरह की सबस्ट्रेट के साथ काम करते हैं। वो बड़ा परेशान होते थे, ऐसे कैसे होता है। तो उन्होंने फिर उसके ऊपर रिसर्च शुरू की और उन्होंने आइडेंटिफाई किया। तो फिशर ने डिस्कवर किया बेसिकली, तो फिशर डिस्कवर्ड एक्टिव साइट। फिशर ने क्या किया? फिशर ने एक्टिव साइट डिस्कवर किया। तो ये जो आज हमें एंजाइम में ये एक्टिव साइट पता है ना, ये एक्टिव साइट हमें फिशर की बताई हुई। तो फिशर ने क्या कहा? उन्होंने आइडेंटिफाई किया। तो फिशर नोटिस दैट substrate has shape resemble with shape of active site
तो फिशर ने बात नोटिस की कि एंजाइम जो होते हैं उनके बाद एक पर्टिकुलर ग्रूव होती है, एक पर्टिकुलर घड़ा होता है, और उस घड़े को उससे नाम दिया एक्टिव साइट का। क्यों? क्योंकि जब सबस्ट्रेट यहाँ आके अटैच होती है तो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, तो उन्होंने उसका नाम एक्टिव साइट रख दिया। और उन्होंने देखा कि एक्टिव साइट की जो शेप होती है वो सबस्ट्रेट की शेप से कॉरिस्पॉन्ड करती है। अब हमें ऑलरेडी ये बात मालूम है कि एंजाइम मॉलिक्यूल हमेशा सबस्ट्रेट से बड़े होते हैं ना। जैसे ताला बड़ा होता है, चाबी छोटी होती है, और चाबी ताले में लगती है, ताला चाबी में नहीं लगता, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो एंजाइम है, एंजाइम मॉलिक्यूल है, इट्स एक्टिंग लाइक ए लॉक, और जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, क्या है बेटा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, वो एक्ट कर रहा है लाइक ए की। अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूँ, मिसाल के तौर पे एक रिएक्शन है जहाँ पर आपके पास एक डाइसैकराइड है विच इज़ माल्टोज, और माल्टोज को एक एंजाइम विच इज़ माल्टेज ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, और ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहा है। तो अब आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो माल्टोज है, ये माल्टोज, ये चूँकि सबस्ट्रेट है, क्योंकि एंजाइम तो ये है, तो माल्टोज यहाँ पे की होगी, और माल्टेज जो होगा यहाँ पर लॉग होगा। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी। तो फिशर ने इसीलिए इस मॉडल का नाम क्या रख दिया, की लॉग मॉडल। और फिशर ने हमें बताया कि जब कोई ऐसी सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में आके अटैच होती है जिसकी शेप मिलती है, कॉरिस्पॉन्ड करती है एक्टिव साइट से, तो एंजाइम को पता लग जाता है उनकी सबस्ट्रेट आ गई है, और वो अपना काम करना शुरू कर देते, है ना। तो सबस्ट्रेट दैट रिजेंबल एक्टिव साइट when attached with active site, reaction begins। फिर आपको पता है कि यहाँ पर जो एक्टिव साइट होती है उसके भी 2 हिस्से होते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बना लूँ, तो यहाँ पर जो एक्टिव साइट होगी, आपको पता है ना, ये अमाइनो एसिड की बनी हुई होगी, क्योंकि एंजाइम पूरा का पूरा किसका बना हुआ है, अमाइनो एसिड्स का, प्रोटीन का बना हुआ है। तो यहाँ पर इसके 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा वो होगा जहाँ पर सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगी, मैं इसके नाम, इसके कलर अलग अलग कर देता हूँ, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, उसको मैं रेड कर देता हूँ। तो एक हिस्सा वो होगा जहाँ पर आके सबस्ट्रेट बाइंड करेगी, और दूसरी जगह वो होगी जहाँ पर वो सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट करेंगे, है ना। तो जहाँ रिएक्ट करेंगी वो सी या कैटालाइटिक साइड, और जहाँ पे वो आगे अटैच होंगी वो बी या बाइंडिंग साइड। तो इसके भी 2 पार्ट होते हैं। अच्छा, अब एक बात ध्यान में रखिएगा, वो ये कि ये जो फिशर की थ्योरी है ना, ये एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है जिसको हम कहते हैं, तो इट एक्सप्लेन्स एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। इसका क्या मतलब हुआ, यानी फिशर के मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम होते हैं दे आर एब्सोल्युटली स्पेसिफिक। यानी जो एंजाइम माल्टोज, अगर माल्टेज से कैटालाइज हो रहा है तो माल्टेज हमेशा माल्टोज को ही कैटालाइज करेगा, किसी और को कैटालाइज नहीं करेगा, है ना। मगर हमें पता है रियलिटी में ऐसा नहीं होता, देयर आर मल्टीपल एंजाइम्स जो एक से ज़्यादा रिएक्शन को कैटालाइज कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर किसी एंजाइम का नाम लो, मैं यहाँ पे एक एंजाइम का नाम लिख रहा हूँ, ये लो, इट इज राइबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सीलेज ऑक्सीजनेज। ये एक एंजाइम है, आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ, इसलिए मैं इसका नाम ये लिख रहा हूँ। अब आप बोलोगे यार पता नहीं किस मुसीबत में जिंदगी आ गई, क्या लिख दिया सर ने। आपने इसका नाम सुना था रिबिस्को, उसकी शॉर्ट फॉर्म दिया ना। अब देखो, रिबिस्को का नाम ही हमें बता रहा है कि ये 2 रिएक्शन कैटालाइज कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी इनकॉर्पोरेट करवा सकता है और ऑक्सीजन को भी करवा सकता है। ठीक है ना। तो देखो, एक एंजाइम आ गया जो तुम लोगों ने पढ़ा है, जो की लॉग मॉडल को सिंपली डिफाई कर रहा है, जो की लॉग मॉडल को सिंपली फॉलो नहीं कर रहा। की लॉग मॉडल के मुताबिक जो सबस्ट्रेट जिस एंजाइम के साथ काम करेंगी वो सिर्फ उसी के साथ काम करेंगे, उस एंजाइम के साथ कोई और सबस्ट्रेट काम नहीं कर सकती। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एंजाइम के साथ 2 सबस्ट्रेट काम कर रहे हैं। लो, एक और तुमने नाम सुना हुआ है, एक और एंजाइम का,
कार्बोनिक एनहाइड्रेस, सुना है ना नाम ये, जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन भी मिला सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला सकता है। तो देखो ये एंजाइम भी क्या कर रहा है, एक एंजाइम है, दो सबस्ट्रेट के साथ काम कर रहा है। तो क्या ये दोनों एंजाइम इस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं? तो फिर ये मॉडल सही हुआ या गलत हुआ? फिर ये मॉडल सही हुआ या गलत हुआ? हाँ, ये भी सही है, उसका भी सही है। ये शेख रशीद आएगा हमारे पास, ये कह रहा है इमरान खान भी सही है और वो भी सही है, वो भी सही है वो, और इमरान खान भी सही है। हाँ भाई, वो कह रहा है काफ़ी हद तक सही है। ये आगे शेख रशीद, जनवरी भी अहम है, फरवरी भी अहम है, मार्च भी अहम है, अप्रैल भी अहम है, और मई जून तो अहम होते ही हैं, और बाकी 6 महीने भी अहम है। 365 दिनों में तो किसी दिन भी कुछ भी हो सकता है भाई जी। और इसको मिटाऊं? अच्छा, अब आप लोगों ने बात ध्यान में रखनी है कि ये जो एमएल फिशर का काम था कीलॉग मॉडल वाला, ये बड़ा ज़बरदस्त काम है, और आज तक लोग इसको सही मानते हैं, ये काम गलत नहीं है। बट जैसे मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चन किया, मैंने 2 एंजाइम के नाम आपके सामने लिख दिए और आप एकदम चक्कर में पड़ गए, ये क्या हुआ? ऐसे बहुत सारे बायोकेमिस्ट चक्कर में पड़े। तो इस मसले को हल करने की कोशिश की एक और बायोकेमिस्ट ने, जिनका नाम था डैनियल कॉशलैंड। क्या नाम था उनका? उनका नाम था डैनियल कॉशलैंड। और डैनियल कॉशलैंड ने 1959 के अंदर एक मॉडल प्रेजेंट किया, जिसको आज आप और मैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल का नाम देते हैं। डैनियल कॉशलैंड ने कहा, देखो आपने बात ध्यान में रखनी है कि कीलॉग मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइड है ना, एक्टिव साइड की शेप रिजिड शेप है। तो इसके मुताबिक जो एक्टिव साइड है, एक्टिव साइड इज रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल। तो इसके मुताबिक जो एक्टिव साइड है वो रिजिड है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो अपने आप को चेंज नहीं करती। इसलिए जो सबस्ट्रेट इसमें आगे फिट होगी हमेशा वही आगे फिट होगी। कॉशलैंड ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनकी एक्टिव साइड फोल्डेबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो सम एंजाइम्स कैन इंड्यूस चेंजेस in their structure of active site to adjust more than one substrate। मिसाल के तौर पे वही एंजाइम अगर मैं बना लूँ, या चलो मैं इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ बना लेता हूँ। ये मैंने एक एंजाइम आपके सामने बना लिया, अब ये आपके सामने एंजाइम आ गया ना। अब आप जानते हो कि आइडियली इस एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है उसकी शेप एक्टिव साइड के मुताबिक ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए ना। अब अगर यहाँ पर कोई ऐसा सबस्ट्रेट आ गया जिसकी शेप ऐसी ना हो, फ़र्ज़ करो उसकी शेप ऐसी हो, फ़र्ज़ करो उसकी शेप ऐसी हो, तो इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक ये जो आपका एंजाइम है, ये अपनी शेप को चेंज कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा, ताकि वो इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को अपनी एक्टिव साइड के अंदर एडजस्ट कर सके, अपनी एक्टिव साइड के साथ अटैच कर सके। तो इस तरह की सबस्ट्रेट आएगी वो तो अटैच हो जाएगी, बट ये वाली भी अटैच हो जाएगी। तो ये वाला जो है मॉडल है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंड्यूस फिट मॉडल। और ये एक्सप्लेन करता है, तो एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ एंजाइम्स विद मोर देन वन सबस्ट्रेट। ठीक है, अब इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं रिलेटिव स्पेसिफिसिटी, यानी जो एंजाइम्स होते हैं दे आर नॉट एब्सोल्युटली स्पेसिफिक।
वो रिलेटिवली स्पेसिफिक है। वो क्या है बेटा? तो अब याद कर लो, हमारे पास जितने भी एंजाइम हैं उनमें से जो एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट के साथ काम करने वाले हैं वो इस मॉडल को फॉलो करते हैं, इसको फॉलो नहीं करते, और जो सिर्फ एक के साथ काम करने वाले हैं वो इसको फॉलो करते हैं और इसको फॉलो नहीं करते। तो ये दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक थ्योरीज है। ऐसा नहीं है कि वो गलत है और ये सही है और ये गलत है और वो सही है, ऐसा नहीं है। समझ गए? तो ये दोनों अपनी जगह पर सही हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि इमरान खान भी सही है और वो भी सही है। वो वही वो पुराने ज़माने में जो सुगड़ ख़वातीन हुआ करती थी, घरेलू ख़वातीन हुआ करती थी, वो अपने शौहरों का नाम नहीं लिया करती थी। वो कहती थी अजी सुनते हैं, तो इमरान खान और वो अजी सुनते हैं वो। समझ गए आप लोग? तो ये हो गए एंजाइम के मॉडल्स। अब हम ज़रा देखते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। नहीं, वो सबस्ट्रेट को एकोमोडेट कर रहा है ना। आज सबस्ट्रेट ही रही है, एंजाइम जा नहीं रहा उसके पास, मगर वो यहाँ पर उसको एकोमोडेट कर रहा है ताकि वो उसके साथ आगे अटैच हो जाए। मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास 3 कुर्सियाँ थी, ऊपर 3 पतले पतले लोग बैठे हुए थे, चौथा आदमी आ गया, तो वो 3 पतले पतले लोग सिमट गए कि यार चल तू भी यहीं पे आगे बैठ जाते, बाकी जगह नहीं तो इधर बैठ जा। एकोमोडेट कर लिया उन्होंने। समझ गए? तो यहाँ पर वो एकोमोडेट कर रहा, वहाँ वो एकोमोडेट नहीं कर रहा। वहाँ वो कह रहा नहीं बस इमरान खान ने 9 मई किया था तो बस 9 मई किया था। ये कह रहा नहीं 9 मई इमरान खान ने किया, मगर कुछ और वजह भी हो सकती है। तो ये एकोमोडेट करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और भी होते हैं कई तरह की बॉन्डिंग होती है। एंजाइम जब सबस्ट्रेट से मिलते हैं तो उनमें केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है, फिजिकल बॉन्डिंग होती है, और एक से ज़्यादा तरह की होती है। हाँ, जब सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट निकलेगी उसकी ओरिजिनल शेप जो है ना वापस रिस्टोर हो जाएगी। जैसे ही फोल्ड हो गया, चेंज हुई है, वैसे फोल्ड हो गया वापस हो जाएगी। हर प्रोटीन का एक पर्टिकुलर शेप तो डिफाइंड है ना, वो जेनेटिकली वो हमें पता है कि इसकी शेप ऐसी होनी है। तो जब ये सबस्ट्रेट हटेगी तो वो अपनी जेनेटिक शेप को दोबारा मेंटेन कर ले, ऐसे हो। नहीं, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस नहीं, यहाँ पे अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट चेंज नहीं हो रही। इसमें इसको ऐसे समझो कि मैंने कहा यार ये अमाइनो एसिड 1 था, ये अमाइनो एसिड 2 था, ये अमाइनो एसिड 3 था, ये अमाइनो एसिड 4 था, ये अमाइनो एसिड 5 था। फर्ज करो यहाँ मैं कह रहा हूँ यार ये अमाइनो एसिड 1 था, ये अमाइनो एसिड 2 था, ये अमाइनो एसिड 3 था, ये अमाइनो एसिड 4 था, ये अमाइनो एसिड 5 था। सीक्वेंस मैंने चेंज नहीं की है, मैंने उसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी जो है वो मोल्ड कर दी है, थोड़ा सा उसको जो है वो चेंज कर दी है। ऑर्गेनाइजेशन वही है। पानी में सॉल्युबल, डिजॉल्व नहीं, सॉल्युबल हैं, दोनों में फ़र्क है। सॉल्युबल है, डिजॉल्व नहीं, सॉल्युबल है। जैसे चीनी पानी में घुलते हो तो चीनी पानी में सॉल्युबल है, वो पानी में घुल जाती है, मगर सुक्रोज रहती सुक्रोज ही। ऐसा नहीं है कि सुक्रोज पानी में जाएगी और टूट के ग्लूकोज फ्रक्टोज हो जाएगी, ऐसा नहीं हो। ठीक हो गया? अब जरा हम कॉन्सेप्ट समझते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का। क्या चीज़? इंड्यूस फीड मॉडल में एक्टिव साइड चेंज होगी सिर्फ। इंड्यूस फीड मॉडल में सिर्फ एक्टिव साइड अपनी शेप चेंज करती है। ये अब असल में अपनी किताब में ना इसकी इतना अच्छे डायग्राम बनी भी नहीं है। ये जो फेडरल वाली बुक है ना उसमें इसकी बहुत सी डायग्राम बनी हुई है, तो सिर्फ डायग्राम के लिए वो बुक देख लो, पढ़ना नहीं, कुछ भी पढ़ना नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमने एक्टिवेशन एनर्जी, या इसका दूसरा नाम है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, बात तो एक ही है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मैं चाहता हूं कि आप मुझे केमिकली एक्सप्लेन करें व्हाट इज फायर। जी हाँ, आग। ये जो आग है तेरी यादों में जला रही है दिल मेरा, वाली आग।
हाँ भाई, आग, फायर, कौन डिफाइन करेगा केमिकली व्हाट इज फायर? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब वो अपर शेल में जाते फिर वापस लोअर शेल में आते तो इमिट करते हैं। हाफिज साहब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड हो जाएंगे तो वो इमिट करेंगे, आउटर शेल में चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से आपको हीट महसूस होगी, ऐसे कह रहे हो? ऑलराइट, डिफाइन फायर केमिकली। आप लोग सारे केमिस्ट्री के चैंपियन हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेटर आंसर। तुम बताओ छोड़ी, सबसे पीछे जो बैठी हुई है, वो जो कल पेन ढूंढ रही थी, तुम्हारा क्या नाम बेटा? रोजीन। ऑलराइट, हाँ भाई रोजीन, व्हाट इज फायर? लाइटर से भी लगा सकते हैं। मीथेन गैस होती है ना, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो ये कह रही है मीथेन गैस जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो आग लगेगी। अब मैं ऐसे पूछूं, अगर मैं लकड़ी जला रहा हूं तो उसमें बुलडोजर सर, तो मीथेन के अंदर भी तो कार्बन होता है ना। रुक जाओ, मैंने क्या कहा है? आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेटर आंसर। तुम केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो सारे के सारे। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर कंबशन की वजह से फायर हो जाती है। सर जब ये फायर करना पड़ेगी थोड़ी सी एनर्जी हमें देनी पड़ती है सर। ये कह रहा है जब भी आपको आग जलानी पड़ेगी तो थोड़ी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। सही कह रहा है। जब चूल्हा जलाएंगे तो थोड़ी माचिस लगानी पड़ेगी ना पहले उसमें, वरना चूल्हा नहीं जलेगा। इस तरीके से आप देखते हैं कि जब भी आप लकड़ी भी जलाते हैं तो पहले कुछ लगा के उसको पहले जलाते हैं। कोयले भी पहले जलाने पड़ते हैं ना, फिर वो जलते हैं। मगर ये डेफिनेशन नहीं होगी। डिफाइन फायर केमिकली, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जब समझ जाएंगे ना तो एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। यही तो होता है सर, जब वो उनको एनर्जी मिलती है तो वो अपर शेल में जाते हैं, फिर हीट या फिर रेडिएशन इमिट करके वापस लोअर शेल में आ जाते हैं। चलो मैं तुम्हें थोड़ी हिंट देता हूँ। जब आग जलती है तो हमें गर्मी महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है? तो जब हमें गर्मी महसूस हो रही है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ? अब थोड़ा सोचो। मतलब कि वो बॉन्ड्स जो है वो टूटते हैं और इस तरीके से एनर्जी अब थोड़ा सोचो। इमिट हो रही है। अभी भी सोच लो, फिर मैं जब लिख दूंगा बोलोगे अरे सर मैं बताने ही वाला था या बताने वाली थी। हाँ क्या हुआ? चलो रुक जाओ। Fire is continuous self-sustaining exothermic chemical reaction. क्या लिखा है मैंने? ये कंटिन्यूस है। मैंने एक दफ़ा गैस खोली, चूल्हे को तीली दिखाई, चूल्हा जलने लगा, गैस जलने लगी। अगर पीछे से मैं गैस बंद ना करूं तो क्या क़यामत तक वो चूल्हा बंद होगा? जब तक गैस आती रहेगी वो चूल्हा जलता रहेगा, कंटिन्यूस, रुकेगा नहीं। हमें रोकना पड़ेगा। इसलिए अम्मी जब पकौड़े बना लेती हैं तो वह कहती है भाई गैस बहुत महंगी हो रही है और चूल्हा बंद कर देती है। ऐसे ही है? सही यार, तुमने देखा है वो शादी में वो जो अंकल जो देगे पका रहे होते हैं, जब वो देगे पका चुकते हैं, सारा काम हो चुकता है, तो वो फिर लकड़ियाँ जो जल रही होती हैं पानी डाल के बुझा रहे होते हैं, है ना? बुझानी पड़ेगी, नहीं तो ये कंटिन्यू से चलती रहेगी जब तक फ्यूल आग जलती रहेगी। सेल्फ सस्टेनिंग है, एक दफ़ा जलना शुरू होगी रुकेगी नहीं, उसके बाद अपने आप को जलाती रहेगी खुद ही। और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज करती है। दैट्स वाई जब आप और मैं आग के नज़दीक जाते हैं तो वी फील हीट, हमें जो है वो गर्मी महसूस होती है। आपने देखा है सर्दी आती है तो लोग क्या करते हैं, सर्दियों में लोग आग जला के आग के गिर्द बैठे होते हैं, हाथ ताप रहे होते हैं और वो हीट को इंजॉय कर रहे होते हैं, उसके मज़े ले रहे होते हैं। ऐसा है नहीं? और केमिकल रिएक्शन तो है क्योंकि कंबशन यहाँ हो रही है, ऑब्वियस है कि इट्स अ केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गई बात? अब देखो यहाँ पर इस आग को जलाने के लिए, इस आग को, इस फायर को ट्रिगर करने के लिए, ट्रिगर समझते हो आप लोग? स्टार्ट करना, जैसे गन के अंदर वो ट्रिगर होता है, जब तो ट्रिगर दबाएंगे नहीं गन जो है फायर नहीं करेगी, है ना? तो ट्रिगर मतलब होता है स्टार्ट करना, ट्रिगर मतलब स्टार्ट करना। तो आपको किसी ट्रिगर की ज़रूरत है
आग को जलाने के लिए। जैसे चूल्हे में मैंने गैस खोली, अब मैं गैस खोल के खड़ा रहूँ क़यामत तक आग जलेगी? हमें उसको माचिस से या लाइटर से थोड़ी सी आग दिखानी पड़ेगी पहले। एक दफ़ा आग दिखा देंगे उसके बाद वो जलती रहेगी, ऐसे ही है ना। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें थोड़ी सी ट्रिगरिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती, और यही अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है? बताओ एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, इनिशिएट, एक्टिवेट, जो दिल चाहे वो लिख दो, केमिकल रिएक्शन। सही, यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब तुम लोगों ने याद रखना है कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, अभी मैंने तुम्हें बताया, दे आर सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेसेस। ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं, एक दफ़ा शुरू हो जाए तो उसके बाद अपने आप को चलाते रहते हैं, आपने उनको सिर्फ स्टार्ट करना होता है ना। तो अब आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये एनर्जी आपको एक दफ़ा देनी पड़ेगी, सिर्फ एक दफ़ा आप दे देंगे, उसके बाद रिएक्शन अपने आप को, सिस्टम अपने आप को खुद ही चलाते रहते हैं। ठीक हो गया। अब एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम्स ड्रामेटिकली रिड्यूसेस, यानी एंजाइम ऐसा लगे तो रिड्यूस होगा। चलो, एंजाइम ड्रामेटिकली रिड्यूसेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम नहीं करते, ड्रामेटिकली कम कर देते हैं, हैरत अंगेज तौर पे कम कर देते हैं। कितना कम कर देते हैं? बाय 10⁻⁶ to 10⁻14 टाइम्स, इतना कम कर देते हैं, इतना कम कर देंगे। 10⁻6 तो हो गया 10 लाख गुना, 10⁻14 कितना हो गया? गिनी है कभी? 14 जीरो लगाना एक के साथ, तुम्हारी गिनती पूरी फारिग हो जाएगी। इतना तेज कर देते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है रिएक्शन ऑटोमेटिकली तेज। मैं तुम्हें इसकी मिसाल देता हूँ। मेरी एक अदर भतीजी है, भतीजियाँ तो माशाल्लाह मेरी 2 हैं, मगर एक वो दुबई में बैठी है, आती नहीं है पाकिस्तान, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही है। तो मेरी एक अदर भतीजी, एक दिन मैंने देखा वो ऐसा करके बैठी हुई थी, और कोई पैसे उसके हाथ में, छोटी है भी तो कोई पैसे उसके पास 100 कोई नोट उसके हाथ में थे, और वो ऐसे करके बैठी थी, पता नहीं क्या सोच रही थी। तो मैंने देखा इसको क्या हुआ है, तो मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ है? कह रही चाचू मैं हिसाब लगा रही हूँ। मैंने भाई क्या हिसाब लगा रही हूँ? कह रही है मैंने एक डिजिटल डिक्शनरी देखी है, और डिजिटल डिक्शनरी में 2-3 चीज़ें और भी हैं, और वो है तकरीबन कोई 5-1 हज़ार रुपये की। मैंने कहा ठीक है देन। तो कह रही है मैं हिसाब लगा रही हूँ कि मैं अपनी पॉकेट मनी बचा रही हूँ हर महीने 200 रुपये, तो ये तो मुझे ख़रीदने में 25 महीने लग जाएंगे, और 25 महीने बाद पता नहीं वो 5,000 की होगी नहीं होगी। मैंने कहा बात तो ठीक है। तो फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा चल आ जाओ तू मेरे साथ। तो मैं उसको लेके गया, वो साइड मेरी से पड़ती है, और उसके सामने यूनिवर्सल बुक डिपो उसने देखी थी। मैंने कहा कौन सी डिक्शनरी है? तो वो इधर उधर देखती है, उसने कहा ये वाली। मैंने कहा भाई ये निकाल। तो निकाली, मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई ये लो, हो गई डिक्शनरी? कह रही हो गई, और ये पैसे? मैंने कहा जा खा पी मौज कर। देखो बेटा दुनिया में ऐसे चाचे भी होते हैं, हाँ देख लो, दुनिया में ऐसे चाचू भी होते हैं, देख लो, मगर भतीजी के लिए एक होनी चाहिए, एक से ज़्यादा होगी तो खर्चे ज़्यादा होंगे। खैर, तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या काम किया? मैंने एंजाइम का काम किया, मैंने उसकी रिक्वायरमेंट को कम कर दिया। जो काम 25 महीने में होना था वो चंद घंटों में करके उसको मैंने उसका काम जो है पूरा कर दिया। तो मैंने यहाँ पे कैसे एक्ट किया? एंजाइम के तौर पर। तो एंजाइम क्या करते हैं? एनर्जी एक्टिवेशन को कम कर देते हैं, रिएक्शन ऑटोमेटिकली तेज हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने ए को मिलाना है बी से और एक प्रोडक्ट बनानी है जिसका नाम है ए बी, अब मेरी तो केमिस्ट्री बिल्कुल फारिग है तो मैं तो ऐसी एग्जाम्पल दूंगा। अब फ़र्ज़ करो तुम्हें इसके लिए 1 लाख कैलोरीज बर्न करनी है, हालांकि हमें पता है किसी भी रिएक्शन के लिए हमें इतनी कैलोरीज बर्न नहीं करनी होती, समझने के लिए बात कर रहे हैं। तो अब अगर तुम मुझे बताओ, अगर सेल 1 सेकेंड में 1 कैलोरी एनर्जी बर्न कर सकता है तो रिएक्शन होने में कितना टाइम लगेगा? हाँ 10 लाख सेकेंड लगेंगे ना। एंजाइम आएगा, एंजाइम बोलेगा भाई कोई टेंशन नहीं मैं हूं ना, और एंजाइम आके क्या करेगा? इसको 10 लाख गुना कम कर देगा। नतीजा क्या होगा?
जो काम 10 लाख सेकंड में होना था वो, तो एंजाइम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करते हैं, रिएक्शन खुद ही तेज हो जाता है। अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी को रिलेट करें एंजाइम के साथ, एंजाइम के पास ये क्या है कि हाँ, अब वो क्या है को छोड़ दो, अभी क्या है एंजाइम। अब सवाल ये पैदा होता है एंजाइम ऐसा क्या जादू कर रहे हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो रही है, वो ना हमारे सिलेबस में है, ना हमारी किताब में, ना हमारा स्कोप है। वो देखो ना किताब में उन्होंने एक लाइन लिखी तो है कि ये एनर्जी रिच और एनर्जी पूरे प्रोडक्ट के साथ कुछ करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, डिटेल कोई भी नहीं लिखी उन्होंने, क्योंकि अभी ना आप लोगों का लेवल है, ना आपको समझने की फिलहाल ज़रूरत है। ये जब आप जाएंगे मेडिकल कॉलेज में एंजाइम पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में तो आप पढ़ लेंगे, अभी इसको छोड़ दीजिए। अभी सिर्फ क्या याद रखना है कि ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम करते हैं, रिएक्शन ऑटोमेटिकली तेज हो जाता है। समझ में आ गई बात? कोई सवाल? अब हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक रहते हैं, एंजाइम के फैक्टर, एंजाइम की क्लासिफिकेशन, ये पूरा हो जाए। ठीक हो गया? चलो, तो हम लोगों ने बात करनी है उन फैक्टर्स की जो कि एंजाइम एक्टिविटी को अल्टर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने फीडबैक का टॉपिक करना है, एंजाइम क्लासिफिकेशन करनी है। ये चैप्टर इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा। तो आज हम बात करते हैं किसकी, उन फैक्टर्स की जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। उनमें से सबसे पहले जो आज हम बात करते हैं, चलो टेम्परेचर की। किसकी बात करते हैं बेटा हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास एक सवाल आ जाता है, और वह सवाल ये है कि ये एक ग्राफ है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को शो कर रहा है, एक्टिविटी, और ये तुम्हारे पास टेम्परेचर है सेंटीग्रेड के अंदर। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये 40, ये 50 और ये 60। ठीक, मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने ग्राफ प्लॉट करता हूँ, और ये ग्राफ ऐसे जा गया, फिर ऐसे गया, और फिर ऐसे नीचे आ गया। ये पॉइंट मेरा था पॉइंट ए, ये था मेरा पॉइंट बी, ये था हमारा पॉइंट सी, और फर्ज करें ये था हमारा पॉइंट डी। और मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि इसमें से कौन से पॉइंट पर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगी? शाबाश, किस पे होगी? प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी कहाँ पर? सी पर। और अगर मैं इसको यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा तो स्ट्रेट लाइन जहाँ भी जाके फॉल करे वो करे, है ना? तो अब आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जो टेम्परेचर होता है, तो जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स वर्क बेस्ट एट देयर ऑप्टिमल टेम्परेचर। पता है ना आप लोगों को? अच्छा, ये जो वर्ड होता है ऑप्टिमल, आपको पता है इस वर्ड का मतलब होता है मैक्सिमम या बेस्ट, जिसको कहते हैं भाई ये कोई एथलीट है अपनी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे रहा है, यानी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, इससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। तो ऑप्टिमल के मतलब क्या हो गया? बेस्ट हो गया। अब आप लोगों ने बात ध्यान में रखनी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो एंजाइम होते हैं उनकी ऑप्टिमल टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में फॉल करती है। आपकी किताब ऐसा बता रही है। वो जो आप सुनते हैं ना 37 डिग्री सेल्सियस, याद कर लें कि ये ऑप्टिमल टेम्परेचर वैल्यू है ह्यूमन एंजाइम्स की, बेस्ट वैल्यू फॉर ह्यूमन एंजाइम्स। हो सकता है अगर आप बर्ड्स की वैल्यू देखें तो बर्ड्स की वैल्यू कुछ और हो, अगर आप आर्थ्रोपोड्स की वैल्यू देखें कुछ और हो, अगर आप किसी रेप्टाइल की वैल्यू देखें वो कुछ और, ऐसा हो सकता है। तो ये 37 की वैल्यू किसकी होती है? इंसानों की। एक और बात जो मैं ध्यान में रखनी है वो ये है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी एंजाइम होंगे उनकी ऑप्टिमल टेम्परेचर की वैल्यू सेम होती है। एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं कि कुछ और हो जाए, आमतौर पर सेम ही होती है। तो ऑल एंजाइम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म शेयर सेम वैल्यू ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर। अच्छा, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एक्सेप्शन हो सकते हैं बट आमतौर पे ये सेम ही रहेंगी। एक्सेप्शन हो सकते हैं, कोई मुझे कहते हैं कि सर वो स्पर्मेटोजेनेसिस के जो एंजाइम हैं ह्यूमन मेल्स के अंदर वो तो 35 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट करते हैं, 37 पे ऑपरेट नहीं करते। तो इसलिए मैंने पहले यह बताया एक्सेप्शन हो सकते हैं। इस तरह फीमेल बॉडी को देखेंगे तो फीमेल बॉडी में ऐसी
कोई एक्सेप्शन हमें नज़र नहीं आएगी। समझ रहे हो ना बात को? एक्सेप्शन हो सकते हैं बट ये रूल नहीं है आमतौर पर ऐसे होता। अच्छा, जिस तरीके से टेम्परेचर है उसी तरीके से pH भी है कि एंजाइम बेस्ट वर्क करते हैं किसके ऊपर? अपनी ऑप्टिमल pH के ऊपर। तो एंजाइम्स वर्क बेस्ट एट ऑप्टिमल pH। सही है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाने वाले डिफरेंट एंजाइम के ऑप्टिमल pH की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। तो एन ऑर्गेनिज्म may have different optimal values for different enzymes, है ना। इसलिए अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, फ़र्ज़ करो कि ये मैं एंजाइम एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ और ये मैं pH की वैल्यू की बात कर रहा हूँ ना। ये यहाँ से मैं शुरू हुआ 1 से, यहाँ से मैं चला गया 14 तक और ये मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ? 7 के ऊपर खड़ा हूँ। तो अगर मैं, आपको पता है ना, अगर मैं पेप्सिन की ऑप्टिमल pH की वैल्यू बनाऊंगा तो वो ऐसे कहीं बन रही होगी इस जगह पर। तो ये पेप्सिन की वैल्यू इस तरीके से बन रही होगी, रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है। और इसी के बरस अगर मैं ट्रिप्सिन का बनाऊंगा तो ट्रिप्सिन की इस जगह पे कहीं बन रही होगी इस तरीके से ना। तो ट्रिप्सिन की इस जगह पे कहीं बन रही होगी इस तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि पेप्सिन एसिडिक pH में काम करता है और ट्रिप्सिन जो होगा वो बेसिक pH में काम करेगा। मगर अगर ये टेम्परेचर की वैल्यू होती है तो दोनों की वैल्यू सेम ही रहती, इसमें कोई फ़र्क नहीं आता। ठीक हो गया ना? ये बात समझ में आ गई है? तो ये, अच्छा अब एक बात आप याद कर लो, ये दोनों के लिए मैंने एक साथ इसको मिला के लिख दूँ कि बात हम टेम्परेचर की करें या बात हम pH की करें, दोनों सूरतों में अगर हम ऑप्टिमल वैल्यू से ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे तो एंजाइम एक्टिविटी नीचे आएगी। तो याद कर लो, वैल्यू अबव और बिलो ऑप्टिमल वैल्यू विल डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी, विल डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी। इसको बिल्कुल वैसे समझो आप लोग जैसे आप लोग किसको समझते हो? मोशन इन 2 डायमेंशन में पैराबोला को। वो जो प्रोजेक्टाइल होता है, वो जब पैराबोला मूव करता है तो उसका वो जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है जहाँ पर उसकी स्पीड 0 हो जाती है, हाइट मैक्सिमम हो जाती है, हम उससे पीछे आएंगे या उसके आगे जाएंगे, दोनों सूरतों में उसकी हमें जो एल्टीट्यूड होगा, ऊंचाई होगी, वो कम मिलेगी। ऐसे ही है ना? उसके आगे भी कम होना शुरू हो जाएगी और पीछे भी वो कम ही थी। तो ये बिल्कुल वही वाला केस। बेटा बात समझ गए? तो एंजाइम की ऑप्टिमल वैल्यू से ऊपर जाओगे या नीचे आओगे, दोनों सूरतों में एंजाइम एक्टिविटी कम हो रही है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो टेम्परेचर में ये ऑप्टिमल वैल्यू अगर है तो इससे पीछे भी इसके नीचे है, आगे भी इसके नीचे है ना। इसी तरीके से यहाँ भी देखो, अगर ये ऑप्टिमल वैल्यू है तो ये भी नीचे है और ये भी इससे नीचे है। यहाँ पर देखें, ये भी इससे कम है और ये भी इससे कम है, ऐसे ही है। तो ये बात आप लोग जो है वो ध्यान में रखिएगा। ठीक हो गया? अब इसको देखें, कोई सवाल है बताएं, फिर इसको मिटाते हैं और फिर हम बात करते हैं किसकी? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की एंड कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम की। उसको मिटा दूं? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। यहाँ कंसंट्रेशन से मुराद वो नहीं होती है, तवज्जो करना नहीं होती है कि वो कहते हैं प्लीज़ कंसंट्रेट, यानी ध्यान दें, वो वाला नहीं। यहाँ कंसंट्रेशन से क्या मुराद है? कंसंट्रेशन मुराद है क्वांटिटी। तो जब भी आप किसी रिएक्शन में देखो, होता पता है क्या है, अगर इसका भी मैं ग्राफ बना लूँ तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा ना, आप एक बात हमेशा के लिए याद कर लें, उस केमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ फ्री एंजाइम हर वक्त मौजूद होते। फ्री एंजाइम से क्या मुराद होती? ऐसे एंजाइम जो सबस्ट्रेट से अटैच नहीं हुए हैं। तो ये हो गई वही तुम्हारी एंजाइम की एक्टिविटी हो गई और ये हो गई तुम्हारी सबस्ट्रेट की क्वांटिटी, जो हम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं। तो होता क्या है, जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बढ़ाना शुरू करते हैं वैसे वैसे रिएक्शन तेज़ होना शुरू हो जाते हैं, अनलेस कि वो एक स्टेडी लेवल मेंटेन कर ले, जिसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं।
अब हुआ क्या, आप ज़रा समझते हैं इसको। से फॉर एग्जांपल समझने के लिए ऐसे रिज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन चल रहा था जहाँ पर हमारे 1000 एंजाइम मॉलिक्यूल फ्री मौजूद थे। कितने एंजाइम मॉलिक्यूल फ्री मौजूद थे? 1000 फर्ज कर रहे हैं। हमने क्या किया, इन 1000 फ्री एंजाइम्स के साथ 500 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। क्या होगा? 500 इन 1000 से अटैच हो जाएंगी, बाकी फ्री एंजाइम कितने बचेंगे? 500 फ्री एंजाइम बचेंगे, बचेंगे ना। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो तेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। चलो मैंने यहाँ पे 300 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल और डाल दिए, ठीक है, रिएक्शन और तेज हो गया। अभी भी मेरे पास 200 फ्री एंजाइम मौजूद हैं। कितने फ्री एंजाइम मौजूद हैं? 200। मैंने 200 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल और डाल दिए, मैंने 200 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल और डाल दिए, रिएक्शन और तेज हो गया। तो ये था मेरा पॉइंट 1, ये था मेरा पॉइंट 2, ये था मेरा पॉइंट 3। अब मेरे पास फ्री एंजाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो फ्री एंजाइम मेरे कितने हो गए? फ्री एंजाइम हो गए मेरे 0। अब तुम मुझे खुद बताओ, अगर मैं यहाँ पे 100 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल भी ऐड करूँ तो क्या रिएक्शन स्पीड अप होगा, रिएक्शन तेज होगा? क्यों तेज नहीं होगा बताओ? तो क्या फ्री एंजाइम मौजूद नहीं है? हाँ, जितने 1000 एंजाइम तो 1000 ही रहेंगे। तो अब जो इन सबस्ट्रेट से इस सबस्ट्रेट से इस सबस्ट्रेट से फ्री होगा वो इनको उठाता जाएगा और काम करता जाएगा, मगर ये लेवल कभी इससे ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा इससे ऊपर? क्योंकि इससे ज़्यादा एंजाइम नहीं है हमारे पास, इससे ज़्यादा हमारे पास एंजाइम नहीं है। इसको एक बात समझो, मिसाल के तौर पर तुम एक शादी में, तुम्हारे घर में कोई शादी की तकरीब है और तुम्हें उन्होंने कहा कि भाई तुमने मेहमानों को खाना खिलाना है। तुम्हें उन्होंने क्या कहा कि मेहमानों को खाना खिलाना है। तुम्हें उन्होंने कहा जी, तुम्हारे घर के बुजुर्गों ने, बड़ों ने, वालिद ने, दादा ने, किसी ने भी कहा कि भाई 800 मेहमान हमने जो इन्वाइट किए हैं, मगर हॉल में सीटिंग अरेंजमेंट 500 लोगों का है। सीटिंग अरेंजमेंट कितने लोगों का है? 500 लोगों का है, ठीक। मेहमान कितने बुलाए हुए हैं? 800। क्या होगा? मेहमान आते आएंगे, आप उनको सीटों में बिठाते आएंगे, मेहमान आते आएंगे, सीटों में बिठाते आएंगे, मेहमान आते आएंगे, सीटों में बिठाते आएंगे। जब 500 सीटें फुल हो जाएंगी तो भले ही मेहमान और हो, बैठेंगे तो 500 ही ना। फिर वो जो 3 तो बाहर खड़े में उनका क्या होगा? ये 500 हटेंगे, दूसरी शिफ्ट लगेगी तो वो जाके बैठेंगे। क्या 500 से ज़्यादा होंगे? क्या एक वक्त में 500 से ज़्यादा होंगे? क्यों नहीं होंगे? अरेंजमेंट ही नहीं है। तो ये रिएक्शन कभी भी इस लेवल से ज़्यादा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? एंजाइम नहीं है इसलिए। तो पता क्या चला कि व्हेन वी ऐड सबस्ट्रेट in our reaction, it initially speeded up due to presence of free enzymes। तो जब आप किसी रिएक्शन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऐड करते हो तो शुरू में वो तेज होता है। क्यों होता है तेज? क्योंकि फ्री एंजाइम अवेलेबल होता है। बट एक दफा एंजाइम सैचुरेट हो गए, वंस एंजाइम्स गेट सैचुरेटेड, सैचुरेटेड याद है ना आप लोगों को? यानी सारा का सारा मुकम्मल तौर पे भर जाए। तो वंस एंजाइम्स गेट सैचुरेटेड, फर्दर इंक्रीज इन substrate concentration will not increase rate of reaction। समझ में आ गई बात? एक दफा सैचुरेशन हो गई ना, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। अच्छा मैं चलो तुमसे सवाल पूछता हूँ, तुम लोगों को पूछता हूँ, अगर तुमने 500 से ज़्यादा मेहमान बिठाने हो तो, अगर तुम्हें 500 से ज़्यादा मेहमान बिठाना हो तो एक्स्ट्रा चेयर लगवानी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा टेबल लगवानी पड़ेंगी। जैसे तुम शादी में अक्सर देखते हो, अगर मेहमान ज़्यादा आ जाएँ तो घर वाले क्या करते हैं, शादी वालों को कहते हैं कि भाई कोई गेस्ट ज़्यादा हो गए तो एक्स्ट्रा कुछ चेयर वगैरह लगा दे
तो क्या करते हैं, कुछ टेबल और कुछ चेयर्स एक्स्ट्रा लगा देते हैं। ऐसा होता है नहीं होता है? अब ऐसा होता है नहीं होता भाई? ये हो गया नंबर 3। ओके, नंबर 4 कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। हाँ भाई, क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ये बात ध्यान में रखनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने एंजाइम ज़्यादा होंगे, अभी हमने बात की, रिएक्शन उतना तेज होते जाएगा, अनलेस कि आप फीडबैक इनहिबिशन से उसको रोक ना रहे हो। अनलेस आप फीडबैक इनहिबिशन से उसको रोक ना रहे हो। कभी कभी प्रोडक्ट ज़्यादा होती है तो बॉडी खुद प्रोडक्ट को कटेल करने के लिए, कम करने के लिए फीडबैक इनहिबिशन से उसको रोकती है। कैसे रोकती है अभी बात करते हैं उसकी। समझ में आ गई बात यहाँ तक? अगर आप फीडबैक इनहिबिशन से इसको नहीं रोक रहे हैं तो जितने एंजाइम ज़्यादा होंगे उतनी सबस्ट्रेट के साथ ज़्यादा काम करेंगे, उतना रिएक्शन ज़्यादा हो। समझ गए बात? कोई सवाल यहाँ तक? इसको देखें, फिर इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। लेकिन खाली एंजाइम का भी तो फर्क नहीं पड़ेगा, सबस्ट्रेट भी तो उतने चाहिए होंगे ना। सही कह रहे हो। अरेंजमेंट कर लिए 1000 लोगों की, आए थे 400 लोग, तो अब क्या करें? खाली पड़ गई। वैसे पाकिस्तानी ऐसा होता नहीं है कि 100,000 लोगों का इंतजाम हो और 400 लोग आए, वो कोई ना कहीं तो बिल बुला के 1000 हो जाएंगे। फिर खाएंगे, शादियों में खाना बर्बाद करेंगे, जाहिल गधे। मैंने यकीन माने सिर्फ इसलिए शादियों में जाना ही छोड़ दिया है, यकीन करें, क्योंकि जो रिस्क की नाकदरी हम लोग करते हैं ना शादियों में, ये हम पे जो अल्लाह की मार है ना, उसकी बहुत बड़ी एक वजह ये भी है। कैसे खाना ज़ाया करते हैं, देखते हैं आप लोग। तो इसलिए मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ, जाता ही नहीं हूँ शादियों में। कभी बहुत ही को मजबूरी पड़ जाए, जाना पड़ जाए, तो जा तो बिल्कुल शुरू में जाता हूँ, जो बिल्कुल आखिर में जब खाने वाने सारे निमट चुके होते हैं तब जाता हूँ। और मैं खाना भी नहीं खाता हूँ शादी में, पता है? यही तो बात है ना। वो हमारे डॉक्टर साहब, हमारे एक दोस्त हैं, दोस्त क्या है हमारे, तो खैर वो थे सीनियर, तो हमारी बड़ी दोस्ती थी उनसे। तो उनकी साहबजादी की शादी थी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। हमारे कोलीग तो हमारे साथ काम करते थे। अब वो मुझे जाना पड़ गया। मैं पहुंचा वहाँ रात को 11:30 बजे, क्योंकि वो सख्ती थी ज़माने में, ये 11 बजे हॉल वाल हो जाते थे बंद। मैंने कहा बिल्कुल 11:30 बजे मैं वहाँ पहुँचा। मैंने कहा तब तक सब कुछ निमट चुका हो। और जब मैं वहाँ पहुँचा ना, तो मैंने देखा कि डॉक्टर साहब गेट पर खड़े हुए इतने फिक्रमंद। वो मुझे देख के और परेशान हो गए। तो मैंने कहा भाई खैरियत है, क्या हुआ है? माशाल्लाह साहबजादी की शादी आपकी। मुझे साइड में ले कह रहे हैं यार खाना कम पड़ गया। अरे मैंने कहा यार क्या हो गया, मेरे को खाना खाना थोड़ी आया हूँ, खाना खाने आता तो पहले आता। तो कह रहे नहीं यार तुम बैठो, मैंने अभी बंदोबस्त करवाया खाने का। नहीं, मैंने कहा भाई मैं तो खाना खा के आया हूँ। मतलब वो इतने परेशान हो रहे थे बेचारे। और वो खाना क्यों हुआ होगा कम? ज़्यादा का मसला नहीं है, ज़ाया करते हो ना यार, ज़ाया करते हैं ना, ज़ाया करते हैं। आप यकीन करेंगे कि मैं एक शादी में इनवाइटेड था, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज, जहां आप जाने के ख्वाब देख रहे हैं। तो उनके एक प्रोफेसर का बेटा हमारा दोस्त है, तो मैं उसकी शादी में गया हुआ था। लियाकत यूनिवर्सिटी का कौन सा ऐसा प्रोफेसर होगा जो वहाँ ना आया हो? और मैंने उस शादी में उन प्रोफेसरों को गुलाब जामुनों के लिए एक दूसरे से लड़ते हुए खुद देखा। नाउ वुड यू बिलीव इट? यकीन करें। और आदमी कहता है यार कोई हया कर लो, कोई शर्म कर लो, क्या मौत है, नहीं खाओगे गुलाब जामुन? जाके बाजार से दुकान से खा लेना, मर जाना। लड़ना एक दूसरे। लियाकत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, ये तो आंखों देखी बात बता रहा हूँ मैं, सुनी नहीं है मैंने किसी से। मैं खुद मौजूद था वहाँ जब वो झगड़ा हुआ, मैं मौजूद था उधर खुद।
और यकीन माने मैं हैरान रह जाता हूँ, बहुत खाना ज़ाया करते हैं। मैं तो जाता हूँ कभी शादी में और मुझे कभी जा मैंने कहा मैं जाता ही नहीं हूँ आमतौर पर, कभी जाता हूँ लोगों को देखता हूँ, मैं यकीन करें ये हम सबको ये करना पड़ेगा वरना हम इंसान के बच्चे नहीं बनेंगे। मैं तो जो मेरे आसपास बैठे होते हैं ना, मैं जब उनको देखता हूँ ना खाना निकालते हुए, मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, मैं कहता हूँ भाई तू घर में भी ऐसे खाना खाता है? बस मैं यकीन करें तो और कुछ भी नहीं पूछता हूँ। भाई शादी में जाके वैसे खाना खाओ ना जिसे घर में खाते हो, वहाँ खत्म हो गई, बस आसान है ना। इनहिबिशन, वो कह रहा सर मेरा रोदा है। अबे रोदे के बाद खा लियो ना। हाँ यहाँ पे साहब ना मार खाएंगे मुझसे जी। इनहिबिशन क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस जहां पर आप एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जहां पर एंजाइम एक्टिविटी को रोक देते हैं। क्यों रोकते हैं? कोई वजह होती है कि कोई टारगेट अचीव करना होता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए अब एंजाइम इनहिबिशन 3 तरह की होती है, ऑफ 3 टाइप्स। अब जरा इधर देखो, ये मैंने बना लिया तुम्हारे सामने एक एंजाइम, और ये मैंने एंजाइम को जनाब ग्लोबुलर प्रोटीन बना लिया है। अब जरा ध्यान से देखते जाना, ये एंजाइम, ये इसकी सबस्ट्रेट, ये इसकी सबस्ट्रेट। आपको पता है की लॉग मॉडल हमें बताता है कि एंजाइम का सबस्ट्रेट उसकी एक्टिव साइड की शेप से रिजेंबल करता है। समझ में आ गई बात? ये एक एंजाइम हो गया ना। इसी के साथ मैं इसका पड़ोसी बना लेता हूँ एक और एंजाइम। चलो इसको थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ। ये लो चेंज कर ली, ये वही ग्लोबुलर प्रोटीन है हमारी। और इस ग्लोबुलर प्रोटीन में मैंने क्या किया, इस ग्लोबुलर प्रोटीन में मैंने एक चोर दरवाजा बना दिया, ये रहा, ठीक है। और इसका जो सबस्ट्रेट है ना, इसका सबस्ट्रेट ये रहा, इसका सबस्ट्रेट ये रहा। एक्टिव साइड की शेप सबस्ट्रेट की शेप जैसी होनी चाहिए, आपको पता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल आ गया, जो मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट तो नहीं था बट सबस्ट्रेट के जैसा था। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऐसा आ गया जो सबस्ट्रेट तो नहीं था मगर उसकी शेप सबस्ट्रेट की जैसी थी, वो एक्टिव साइड में जाके फिट हो सकता था। ये आया, इसने जाके सबस्ट्रेट को एक्टिव साइड से बाहर धक्का दिया और देखा जाओ बाहर जाओ, यहाँ मैं बैठूंगा, और ख़ुद यहाँ जाके अटैच हो गया। जब खुद ही यहाँ जाके अटैच हो गया तो क्या इसने सबस्ट्रेट की जगह छोड़ी? जब सबस्ट्रेट की जगह नहीं होगी तो क्या सबस्ट्रेट यहाँ अटैच होगी? जब सबस्ट्रेट यहाँ अटैच नहीं होगी तो क्या रिएक्शन होगा? क्या रिएक्शन होगा? नहीं होगा। तो एंजाइम एक्टिविटी क्या हो गई? इनहिबिट हो गई। आपने क्या किया, आपने कहा कि यार ये लो, और आपने यहाँ पर सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बढ़ा दी। किसकी क्वांटिटी बढ़ा दी? सबस्ट्रेट की। सबस्ट्रेट गई, सबस्ट्रेट की चूँकि क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी, उसने जाके इसको धक्का दिया, उसने कहा हटो ये मेरी जगह है, और ख़ुद यहाँ जाकर अटैच हो गई। जब ये खुद यहाँ जाके अटैच हुई तो रिएक्शन दोबारा शुरू हो गया। तो अब देखें यहाँ पर हो क्या रहा है, मुकाबला हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब बताओ इनको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्यों बोल रहे हैं? नंबर 1 क्योंकि ये compete कर रहे हैं फॉर, compete फॉर बोलो एक्टिव साइट। दूसरी बात, ये सबस्ट्रेट के जैसे हैं तो सबस्ट्रेट लाइक हैं। और तीसरी बात शाबाश, रिवर्सिबल है इनका एक्शन। अभी आपने देखा कि यहाँ पर क्या था, इनहिबिटर अटैच था, सबस्ट्रेट आई उनको हटा दिया। अब यहाँ पर हो रहा था इलेक्शन, ये इलेक्शन का मैदान है, ये जीतने वाला कैंडिडेट है, ये नवाज शरीफ है। ये कौन है? तुम्हारा दोस्त नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने मुकाबला तो करना नहीं है, मुकाबला तो होता नहीं है, उसने चोर दरवाजे का इस्तेमाल किया। वो चोर दरवाजे पे जाके अटैच हुआ, और चोर दरवाजे पे जाके जब वो अटैच हुआ तो जीत तो ये रहा था, फॉर्म 45 इसके बाद से, मगर इसने फॉर्म 47 बदल दिए। ये लो फॉर्म 47 ही चेंज हो गई। अब जब फॉर्म 47 चेंज हुआ तो क्या ये जीता? क्या मुकाबला हुआ? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर नवाज शरीफ।
तो पता लगा दे डू नॉट compete फॉर, ये एक्टिव साइड के लिए compete नहीं करते, फॉर्म 47 बदल देते हैं 45 भले किसी की बात भी हो। दूसरा क्या करते हैं, किससे अटैच होते हैं, अटैच विद एलोस्टेरिक साइट, पीछे वाले गेट का इस्तेमाल करते हैं। और क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, चेंज शेप ऑफ एक्टिव साइट, फॉर्म 47 बदल देते हैं, भले फॉर्म 45 वाले घूमते रहो उसके बाद। और इनके एक्शन इररिवर्सिबल होते हैं, इररिवर्सिबल एक्शंस, इनके एक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता ना। अब याद कर लो, इसकी जो एग्जाम्पल है वो है पेस्टिसाइड्स, कीड़े मार दवाइयाँ। ये तुमने देखा है, ये मॉर्टीन वगैरह जो होते हैं, पेस्टिसाइड, हाँ ये जो मॉर्टीन वगैरह होती है, कीड़े मार दवाइयाँ, आप मच्छर में मक्खी पे स्प्रे करते हैं, वो बेचारे फ़ौरन मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो उनकी बॉडी में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, उनके एंजाइम्स को नॉन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देते हैं। जहाँ एंजाइम शट डाउन होंगे वहाँ मेटाबॉलिज्म शट डाउन हो जाएगा, और मेटाबॉलिज्म के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। इसकी एग्जाम्पल पेनिसिलिन, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनती, बैक्टीरिया वल्नरेबल हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तीसरे इनहिबिटर रह गए अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर, फीडबैक इनहिबिशन के साथ, नेक्स्ट टाइम उनकी बात करेंगे। फीडबैक इनहिबिशन उनकी एक साथ बात करेंगे, ठीक हो गया। कोई सवाल, फिर हटेंगे नहीं। अब ये जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम डी नेचर हो गया है, इसकी शेप खराब हो गई है ना, अब ये एंजाइम दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता परमानेंटली। अब क्या होगा, ये एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, पीछे से इनकी जगह नए एंजाइम बन के आएंगे, वो काम करेंगे। ऐसा हो, ये तो इरिवर्सिबल होते हैं, मैं देख लूँगा, ये इरिवर्सिबल ही होते हैं, मैं और देख लूँगा जी। नॉर्मली हर एंजाइम एलोस्टेरिक साइड होती है या फिर तकरीबन सब में होती है, सही है। चलो तो आओ अब क्या देख लेते हैं, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, याद रहे इन्हीं को एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी बोलते हैं, सही है। अच्छा अब रुक जाओ, ये समझना बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब आप लोग ज़रा याद करें, हमने पढ़ा था एंजाइम कैसे काम करते हैं, याद है। हमने कहा था जी ये है हमारा एंजाइम, फर्ज कर लेते हैं ये हमारा कोई भी एंजाइम है, ठीक है, और इस एंजाइम के साथ ये हमारा सबस्ट्रेट है। ये क्या है हमारा, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक। याद करें उसके बाद क्या हुआ था, एंजाइम मिला था सबस्ट्रेट से, भी याद है आपको, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया था, बिल्कुल सही याद आ रहा है आपको। ये आपका बन गया जनाब अली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आपने देखा था कि ये जो एंजाइम था ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाता है। ये जो एंजाइम था ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाता है। फ़र्ज़ करो ये हमारा प्रोडक्ट मैं इस तरह बना लेता हूँ, फ़र्ज़ करें कि ये हमारा जनाब अली प्रोडक्ट बन गया है, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया है। तो ये हो गया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद तुम्हें याद है क्या हुआ था, एंजाइम अलग हो गए थे और जो प्रोडक्ट थी वो अलग हो गई थी, और एंजाइम दोबारा काम करने के लिए तैयार हो गया था, ऐसे ही था। ये इसकी प्रोडक्ट में यहाँ अलग से बनाया था, ये इसकी प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। जल्दी से लेबल कर देते हैं इसको, ये प्रोडक्ट है, सही है। ये आपका सबस्ट्रेट है, इसको मैं एस लिख देता हूँ। ये आपका जनाबेली एंजाइम है, इसको हम ई लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये हमारा हो गया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और ये एंजाइम अलग प्रोडक्ट अलग, ये हमारा एंजाइम है, ठीक है, राइट। अब होता क्या है कि जब आप एक बात ध्यान में रखा करें कि सेल कभी भी ऐसा नहीं करता कि सेल को एक चीज़ की ज़रूरत ना हो और सेल उसको बनाता जाए। सेल कभी भी ऐसा नहीं करेगा। सेल क्या करता है, उतनी चीज़ बनाता है जितनी उसको ज़रूरत होती है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा।
तो जब ये रिएक्शन होने लगेंगे और सेल उतना प्रोडक्ट बना चुकेगा जितना प्रोडक्ट उसको चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, तो ये क्या करता है, ये दो काम करेगा। या तो ये कोई मॉलिक्यूल भेज के इस एंजाइम और सबस्ट्रेट को आपस में बाइंड कर देगा। नतीजा क्या होगा, ये एंजाइम ना सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट से ना हट सकेगा, ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया क्योंकि जुड़ गया, अब उसमें स्पेस नहीं अंदर कुछ भी करने का ना। या फिर वो क्या करेगा, या फिर वो इस प्रोडक्ट को बांध देगा किसके साथ, एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ। और जब एक्टिव साइट के साथ प्रोडक्ट बन जाएगी तो क्या है, प्रोडक्ट यहाँ से हटेगी, और जब ये नहीं हटेगी तो क्या कोई नया सबस्ट्रेट यहाँ लगेगा, क्या रिएक्शन होगा। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों सूरतों में एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो गई, दोनों सूरतों में एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो गई। और ये जो इनहिबिशन है किसने की है, सेल ने खुद की है। क्यों की है, फीडबैक इनहिबिशन के तौर पे की है। कैसी की है, फीडबैक इनहिबिशन के तौर पे। तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो, जिस प्रोसेस में इस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी को फॉर अ टाइम बिंग इनहिबिट कर दिया जाता है ताकि मज़ीद प्रोडक्ट ना बनाई जाए, इसको हम अनकॉम्पिटिटिव या एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। जब ये प्रोडक्ट सारा कंज्यूम हो जाएगा और सेल को दोबारा इस प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी तो क्या होगा हाफिज़ साहब, ये जो मॉलिक्यूल इनको जोड़ रहे हैं ये मॉलिक्यूल यहाँ से हट जाएंगे, और जब ये मॉलिक्यूल यहाँ से हट जाएंगे तो दोबारा ये कहानी चलना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल आसान, समझ में आ गई बात, कोई टेंशन परेशानी, कोई मसले मसाइल तो नहीं है ना। फीडबैक की बात हमारी हो गई है। फीडबैक इसका हिस्सा है, नॉन कॉम्पिटिटिव का। फीडबैक की हमने बात कर ली है, फीडबैक की बात नहीं की। अच्छा, ये बात समझ में आ गई है। तो अब हम चलते हैं और ज़रा फीडबैक को समझ लेते हैं, और फीडबैक को समझने के बाद क्लासिफिकेशन करते हैं तो ख़त्म करते हैं। देखें फीडबैक क्या है, फीडबैक समझना बहुत आसान। ये अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं पहले आपको फीडबैक करवाता और ये हम उसकी बात करते। चलो कोई बात नहीं, अब देखो पहले मैं फीडबैक की बात कर रहा हूँ, अभी ना मैं फीडबैक इनहिबिशन की बात कर रहा हूँ, ना की बात कर रहा हूँ, अभी हम सिर्फ फीडबैक की बात कर रहे हैं। क्या होता है फीडबैक, अरे जालिमो, फीडबैक का मतलब होता है रिस्पॉन्स। ये चेक एंड बैलेंस कहाँ से बीच में आ गया, फीडबैक का मतलब क्या होता है, बस बात खत्म। तुमने नहीं सुना है, वो तुम इधर उधर को प्रोग्राम देखते हो यूट्यूब पे, कोई चीज़ देखते हो तो कहते हैं जी ये कमेंट बॉक्स में जाके अपने फीडबैक में आगे कर बोलते हैं ना। तो फीडबैक का क्या मतलब होता है, यानी रिस्पांस करें कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा, या आपको गाना कैसा लगा, या आपको क्लिप कैसा लगा, इस तरह की चीज़ होती है ना। तो फीडबैक का मतलब क्या होता है, रिस्पांस। अब जब भी रिस्पांस होगा तो किसी चीज़ को लेकर होगा ना। भाई मैं आपसे पूछता हूँ कैसा लगा आपको, आप बोलेंगे भाई क्या कैसा लगा। मैं बोलूँ फ़र्ज़ करें मैंने आपको कोई चीज़ दी, मैंने आपको एक पेन दिया, मैंने कहा आप उससे लिख के चेक करें, आपने उससे अपनी कॉपी में लिख के चेक किया, मैंने कहा हाँ भाई कैसा लग रहा है, आप कहें जी हाँ जी राइटिंग बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी स्मूथ है ये, या आप कहें कि नहीं राइटिंग स्मूथ नहीं है, अटक रही है, मज़ा नहीं आ रहा। तो वो जो आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है वो क्या है, आपका रिस्पॉन्स है। तो रिस्पॉन्स तब जनरेट होगा जब मैं रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए कोई कंडीशन जो है प्रोड्यूस करूँगा। तो पता लगा कि कोई कंडीशन होगी और उस कंडीशन को लेकर कोई रिस्पॉन्स होगा, ऐसे ही है, सही है। तो हमारी बॉडी भी हर वक्त डिफरेंट कंडीशन फेस करती रहती है, और जब वो डिफरेंट कंडीशन फेस करती है तो उसको रिस्पॉन्ड करती है। हमारी बॉडी का वो रिस्पॉन्ड करने का जो मैकेनिज्म है उसको अपन फीडबैक बोलते हैं। बस उसको अपन क्या बोलते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। मैं आपको आसान करके समझाता हूँ, बिल्कुल ईजी है। मिसाल के तौर पे चलें ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं। आपका नॉर्मल जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 मिलीमीटर तो मर्करी है ना, ये इसका एक नॉर्मल रेंज है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। फ़र्ज़ करते हैं आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी। जब आपने एक्सरसाइज शुरू की तो आपका हार्ट तेज तेज बीट कर रहा है, आपके लंग्स बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो कैरी कर रहे हैं। अब ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ते बढ़ते 150 मिलीमीटर और मर्करी पे पहुँच गया। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं पहुँच जाता है, कोई ऐसी बात ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं। तो जब ये आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे पहुँचा तो अब ये नॉर्मल है या नॉर्मल से ज़्यादा है, नॉर्मल ज़्यादा है। तो ये कंडीशन पैदा हो गई, क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो। तुम्हारी बॉडी ने फ़ौरन क्या किया, जैसे ही तुम रिलैक्स करने लगे
तुम्हारी बॉडी ने एक काम किया जिसको हम कहते हैं वेदो डायलेशन। तुम्हें पता है ना तुम्हारी वेसल जो होती हैं वो छोटी बड़ी हो सकती हैं। आर्टरीज खास तौर पे, आर्टरीज का डायमीटर छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। तो वेदो डायलेशन यानी उसका डायमीटर बड़ा हुआ। बॉयज़ लॉ, जहाँ वॉल्यूम बढ़ता है प्रेशर कम हो जाता है। ये कम हुआ और वापस कहाँ पहुँच गया, नॉर्मल उस पर। यानी कंडीशन क्या थी, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, रिस्पॉन्स क्या किया गया, इसको कम किया गया, इसको कम किया गया। या फर्ज करते हैं अभी तुम रोज़े रख रहे हो, किसी ने बगैर सेहरी का रोज़ा रख लिया, किसी वजह से बेचारी की आंख नहीं खुली हुई गरीब की, ना वो पानी पी सका ना वो कुछ खा सका। रात को जो उसने 10-11 बजे खाना खाया था उसी खाने पर उसने कहा भाई रमज़ान का रोज़ा नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि हज़रत अली ने फरमाया कि जिसने एक रमज़ान का एक रोज़ा जानबूझ के छोड़ा वो उसके बाद सारी ज़िंदगी में रोज़े रखता रहे तो उसका सवाब पूरा नहीं कर सकता ना। उसने कहा नहीं भाई नहीं, इतना बड़ा सवाब मैं नहीं छोड़ सकता, आई एम सॉरी। उसने बगैर सेहरी का रोज़ा रख लिया। रोज़ा तो उसने रख लिया, हालत बेचारी की बुरी हो गई। अब शुगर उसकी बिल्कुल लो, अगर जब शुगर डाउन होती है आपकी तो आमतौर पे ब्लड प्रेशर साथ डाउन हो जाता है। फ़र्ज़ करें उसका ब्लड प्रेशर पहुंच गया 80 मिलीमीटर तो मरकरी। सिस्टोलिक की बात करें, डायस्टोलिक की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। डायस्टोलिक तो होता ही इतना है। अभी 80 मिलीमीटर मरकरी पहुंच गया, अभी नॉर्मल है या नॉर्मल से कम है। कंडीशन क्या पैदा हुई, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। कंडीशन क्या पैदा हुई, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। बॉडी क्या करेगी, वेदो कंस्ट्रिक्शन करेगी। जब वेसल डायलेट हो सकती हैं तो कंस्ट्रिक्ट भी तो हो सकती हैं, वेदो कंस्ट्रिक्शन होगी, और जब वेदो कंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड प्रेशर दोबारा बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की कोशिश की जाएगी जब तक अफ्तार का टाइम निकल जाए, उसके बाद तो खा लेगा पी लेगा, मसला हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या देखना है, फीडबैक की वो टाइप जहाँ पर कंडीशन और रिस्पॉन्स एक दूसरे के ऑपोजिट हों। कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है कम हो रही है डजेंट मैटर, कंडीशन और रिस्पॉन्स एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए। इसको आप नेगेटिव फीडबैक बोलते हो। इसको आप क्या बोलते हो, नेगेटिव फीडबैक। और आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि हमारी बॉडी के जो ज़्यादातर सिस्टम होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक से कंट्रोल होते हैं। हमारी बॉडी के ज़्यादातर फीडबैक होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक से कंट्रोल। समझ में आ रही है बात इस तरीके से। अच्छा, तो फिर पॉजिटिव फीडबैक क्या होगा, एक चीज़ बढ़े तो उसको और बढ़ाया जाए, कम हो रही हो तो उसको और कम किया। मिसाल के तौर पे रुक जाओ, ये तो मुश्किल मिसाल दे रही है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं खुदा ना खास्ता कहीं आग लग गई, खुदा ना खास्ता कहीं पर आग लग गई, कोई बंदा वहाँ ट्रैप हो गया, फंस गया। अब वहाँ आग लग रही है, चीज़ जल रही है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है, बंदा वहाँ फंसा हुआ है। अब जब वो सांस लेगा तो क्या होगा, सांस में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाएगी तो क्या होगा, ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही ब्लड के कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा होता है, फ़ौरन हमारे ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर बैठा हुआ है वो डिटेक्ट कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है। वो फ़ौरन लंग्स में मैसेज भेजता है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है, तेज़ सांस लो। क्यों, क्योंकि वो समझ रहा है कि तेज़ सांस लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। क्योंकि जब हम सांस निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं ना, ब्रीदिंग तेज़ हो जाएगी। मगर जब ब्रीदिंग तेज़ होगी तो वो और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेगा। जब और ब्रीदिंग तेज़ हुई, तो उसने और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल की। जब और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेगा तो रेस्पिरेटरी सेंटर और स्टिमुलेट होगा, और तेज सांस लेगा, और तेज सांस लेगा तो और ब्रीदिंग, और ये विशियस सर्किल में फंस जाएगा। समझ में आई बात नहीं? जब एक चीज़ बढ़ी तो उसको मज़ीद बढ़ा दिया। तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। ये कौन सा फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक। वो मशहूर और मारूफ एग्जाम्पल आपने सुनी हुई है कि एक माँ है, वो जब बच्चे के रोने की आवाज़ सुनती है तो शी स्टार्ट सिक्रेटिंग ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा, वो बच्चे को फीड कराएगी। जब बच्चा उसको सकल करेगा, दूध पिएगा, तो सकलिंग से ऑक्सीटोसिन के लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा, मिल्क की प्रोडक्शन और ज़्यादा होगी। तो हमने ये, मैंने तुम्हारे लिए बिल्कुल चीज़ आसान कर दी है। जब भी फीडबैक को देखा करो, एरोज़ को देखा करो। अगर एरोज़ सेम डायरेक्शन में है जैसे यहाँ पर हैं तो पॉजिटिव फीडबैक, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव फीडबैक। ये ना सोचा करो कि नेगेटिव फीडबैक है तो कोई चीज़ कमी हो रही होगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव फीडबैक से मुराद जो कंडीशन है, रिस्पॉन्स उसके उलट है। अभी समझिए। तो ये कौन सा फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक। ज़्यादातर केसेस में पॉजिटिव फीडबैक नुकसानदेह होता है, जैसे हीट स्ट्रोक, पॉजिटिव फीडबैक की एग्जाम्पल। लू लगना, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक की एग्जाम्पल है। इस तरीके से वो इसको विशियस सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विशियस सर्किल। वो क्या होता है, एक ऐसा सर्किल जिसमें अगर आप फंस जाएं तो आप निकल ना पाएं। एक ऐसा सर्किल जिसमें अगर आप फंस जाएं तो आप
निकलना है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान, यस, बताओ क्यों? पाकिस्तान, अगर फ़र्ज़ करो पाकिस्तान कमाता है हर साल 100 रुपये, फ़र्ज़ कर रहे हैं, हर घर फ़र्ज़ कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान हर साल 100 रुपये कमा रहा है तो उन 100 रुपयों में से वो 42 to 44 रुपीज़ तो सिर्फ जो कर्जे लिए उनका इंटरेस्ट पे कर रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट, कर्जे वहीं खड़े हुए, सिर्फ सूद। कितना? 42 to 44%, यानी एक आदमी ने 100 रुपये कमाए, उस 100 रुपये का 44% उसने सूद की अदायगी में उतार दिया, कर्जे वहीं के वहीं खड़े हुए। अब पीछे उसने क्या करना है? पीछे उसने घर चलाना है, खाना है, पीना है, एजुकेशन है, सेहत है, सारी चीज़ें, उसके लिए पैसे ख़त्म हो गए। अब जब उसके लिए पैसे ख़त्म हो गए तो वो और लोन लेगा, और लोन लेगा तो और इंटरेस्ट, तो अगले साल और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पैसे और कम हो जाएंगे, फिर और कर लेना पड़ेगा। इसलिए तो ये हाल हो गया पाकिस्तान, विशेष साइकिल में फंसे हुए आप लोग, विशेष साइकिल में फंसे हुए, हर साल कर्जे लेते जा रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक, कर्जा लेते हैं, अगले साल और ज़रूरत पड़ती है और ले लेते हैं, फिर अगले साल और ज़रूरत पड़ती है और ले लेते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये होता है विशेष सर्किल। अब यहाँ पर एक बात समझनी है, और वो बात क्या समझनी है? वो बात ये समझनी है कि अब नेगेटिव फीडबैक को नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन से कंफ्यूज नहीं करना है। नेगेटिव फीडबैक अलग चीज़ है और नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन अलग चीज़ है। अब नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन क्या होती है? नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन जहाँ पर बॉडी किसी प्रोसेस को खुद से रोकती हो, क्यों? क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये प्रोडक्ट जितनी बॉडी को चाहिए थी, बॉडी ने उतनी प्रोडक्ट बना ली, मज़ीद प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी ने खुद रोका, यार मज़ीद प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, रुक जा। तो बॉडी ने खुद इसको इनहिबिट किया थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म कि यार जितनी चीज़ आनी थी, जैसे मेहमान बैठे होते हैं टेबल पे, वेटर आता है बार बार, जी कोई और तो नहीं चाहिए, हाँ भाई बिरयानी चाहिए, वो जाता है बिरयानी ला देता है, हाँ जी और चाहिए, जी मीठा चाहिए, लो भाई मीठा लगा देता है। जब 3-4 दफ़ा वो आ जाता है, फिर जब चौथी दफ़ा वो आता है, वो कहता है हाँ जी कुछ चाहिए, मेहमान कहते हैं नहीं नहीं जी बस बहुत है माशाल्लाह। वो कहता है भाई यहाँ आपको और मज़ीद लाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने खुद रोका, क्यों? क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। जब वहाँ नए मेहमान बैठेंगे तो वो बोलेगा नई शिफ्ट आ गई, यहाँ पे लाके खाना लगाओ। समझ में आ रही बात? तो जब ज़रूरत होगी तो बॉडी इसको इनहिबिशन से निकालेगी, दोबारा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगी। तो ये बॉडी ने खुद की है। तो नेगेटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन को समझना है। नेगेटिव फीडबैक में लाजमी नहीं है कोई चीज़ रुके, ज़्यादा भी हो सकती है। जैसा भी मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारा ब्लड प्रेशर कम हो रहा था, तुमने उसको बढ़ा लिया, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू बढ़ाया। मगर नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन में आप किसी चीज़ को रोकते हो। टू स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ समथिंग, through feedback as product is not required at this time। तो नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन में क्या करेंगे आप? किसी चीज़ की प्रोडक्शन को रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? अभी उसकी ज़रूरत नहीं, बाद में हो सकता है दोबारा हो जाए, अभी ज़रूरत नहीं। समझ में आ गई बात? फीडबैक में को मसला। तो जब भी फीडबैक समझा करो, क्या बना लिया करो? कंडीशन के और रिस्पांस के एरो बनाया करो। देखा करो अगर एरो सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, ऑपोजिट में है तो नेगेटिव। ये इसका सबसे आसान तरीका है याद करने का। कोई सवाल यहाँ तक? सर ये एंजाइम की जो शेप होती है एग्जैक्टली ऐसे ही होती है? नहीं, ये तो हम ऐसे बनाते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन होगी, बड़े होंगे, सबस्ट्रेट से बड़े होने चाहिए, तो हम इनको सबस्ट्रेट से बड़े बना रहे हैं। ग्लोबुलर होने चाहिए, गोल होने चाहिए, इसलिए मैं मिशन को ऐसा बनाता हूँ। हाँ, ये किताब में लिखा है, तो किताब में तुम उसको रिवर्सिबल याद कर लो। हालांकि ये ऐसा होता नहीं है, बल्कि किताब ने लिख दिया तो बस ठीक। मैंने कहा नो आइडिया, नो आइडिया। इरिवर्सिबल होते हैं वो। एंजाइम डीनेचर हो गया ना, अब वो ये पुराना एंजाइम टूटेगा, ख़त्म हो जाएगा, पीछे से नया बन के आएगा, वो काम करेगा। ये तो फारे हो गए, गॉड नोज यार, पता नहीं क्या चक्कर। इसको मिटाऊं? अब जरा टाइप ऑफ एंजाइम्स की बात हो जाए।
टाइप्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम को क्लासिफाई करने के दो तरीके हैं जो आपकी किताब में लिखे हुए हैं। पहला तो रिएक्शन की बेस पे क्लासिफाई कर लो। पहला क्या आप रिएक्शन की बेस पे क्लासिफाई कर लें कि एंजाइम कौन से रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे हैं, तो उसकी बेस पे ये बता रहे हैं कितनी टाइप के हैं, 6 टाइप के, 6 टाइप्स। कौन कौन सी? नंबर 1, अरे रुक जाओ जालिमो, पहले वो नाम लो जो तुम्हें पता है। हाइड्रोलेज, पता है ना तुम्हें? हाइड्रोलेज क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर ऐड करके मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या करते हैं शाबाश बोलो? हाइड्रोलिसिस करते हैं। और इसकी एग्जाम्पल क्या होंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम। आपको पता है डाइजेशन में जितने भी एंजाइम होते हैं वो सारे क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर ऐड करते आते हैं, बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ते आते हैं। सही था? ऐसे ही था ना? कंडेंसेशन, हाइड्रोलिसिस अपन ने पढ़ी है, क्या ख्याल है? दूसरे वो जो जालिम बगैर पानी पिलाए किसी को मार दें, पानी ऐड किए बगैर तोड़ डालें। लाइएसिस, वाटर ऐड ना करें और तोड़ दें। तो ब्रेक बॉन्ड्स विदाउट एडिंग वाटर। हाँ बताओ कोई एग्जाम्पल, कोई ऐसी एग्जाम्पल बताना जो तुमने पढ़ी हुई भी हो। चलो हिंट देता हूँ, चलो हिंट देता हूँ। ग्लाइकोलाइसिस याद करो। नहीं, ग्लाइकोलाइसिस में कार्बोनिक एनहाइड्रेट बेटा कहाँ से आई? शाबाश, रुक जाओ। हाँ अभी 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 बात सही जगह पहुँच रही, रुक जाओ। एक मॉलिक्यूल था, उसका नाम था फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट। इसको तोड़ा गया था 2 मॉलिक्यूल में, एक फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड में और एक डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। किसने तोड़ा था? काइनेज ने। क्या काइनेज ने यहाँ पे वाटर ऐड किया था? वाटर ऐड किए बगैर तोड़ दिया। लाइएसिस की एग्जाम्पल है। काइनेज लिख रहा हूँ सिर्फ, इसका पूरा नाम देख के मुझे बताना, इससे रिलेटेड नाम देख के बताना मुझे। अब जहाँ तोड़ने वालों की बात हो रही है, जोड़ने वालों की बात भी हो जाए। लाइगेज क्या करेंगे? जोड़ेंगे, बनाएंगे। इसीलिए इनका दूसरा नाम क्या है? सिंथेटेज। क्या नाम है इनका दूसरा? सिंथेटेज। सिंथेसिस करेंगे है ना, जैसे तो मेड large molecules by bonding small molecules together। छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाएंगे, बड़े मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे बड़ा मशहूर है, तुमने नाम सुना हुआ है उसका? नाम बताओ ना उसका। डीएनए लाइगेज। लैगिंग स्ट्रैंड कहाँ से बीच में आ गई? डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज क्या करता है? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ देता है, और जब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो डीएनए बन जाता है। समझ गए ना? तो ये डीएनए लाइगेज हो गया, आरएनए लाइगेज हो गया, इस तरह से हो गया। क्लियर हो गया? उसके बाद उसको मिटाऊं? डी, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलने वाला आइसोमरेज क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा एक मॉलिक्यूल में, अ मॉलिक्यूल टू इट्स आइसोमर। जैसे अभी हमने ग्लाइकोलाइसिस की बात की ना, ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप क्या था? ग्लूकोज था, ग्लूकोज को आपने बनाया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद आपने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया था। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? हाँ, तो ये इसको उसके आइसोमर में कन्वर्ट कर देगा।
ठीक हो गया। उसके बाद ट्रांसफरेज डायरेक्ट। अच्छा चलो ट्रांसफरेज क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। एक मॉलिक्यूल से कोई चीज लेगा, दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देगा। इधर देखो ATP था, इधर ADP बन गया, इसका एक फॉस्फेट कहाँ गया? ग्लूकोज के बाद आ गया। तो ATP से फॉस्फेट लिया, ग्लूकोज को दे दिया, ATP का फॉस्फेट ग्लूकोज को ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन केमिकल टू अदर या वन मॉलिक्यूल टू अदर। और आखिरी जो रह गया तुम्हारा दोस्त, ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्या करेंगे ये? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शन करेंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और तो दे परफॉर्म ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। और हमने जितने भी प्रोसेस पढ़े हैं उनमें सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कौन से थे? फोटोसिंथेसिस। हाँ सही कह रहे हो। दूसरा रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के एंजाइम्स और रेस्पिरेशन के एंजाइम। बेटा समझ गए? आखिरी जो क्लासिफिकेशन किताब में लिखी है उन्होंने, वो लिखी है टाइप ऑफ सबस्ट्रेट पे बेस करती हुई। किससे बेस करती हुई? टाइप ऑफ सबस्ट्रेट पे बेस करती हुई, ताकि आज हम इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कर दें। टाइप ऑफ सबस्ट्रेट है ना। मिसाल के तौर पे प्रोटीएस। चलो प्रोटीएस का तुमने नाम ले लिया। क्या करेंगे ये? प्रोटीन को प्रोसेस करेंगे। अमाइलेज तुम्हारा दोस्त किसको? कार्बोहाइड्रेट्स को करेगा। मार खाओगी। अमाइलेज स्टार्च को करता है, माल्टोज को नहीं करता। सही है, ठीक है। और लाइपेज लिपिड्स को करेगा। और डाइसैकराइडेज, अब वो डाइसैकराइडेज में तुम जाओ तो नाम ले लो, माल्टेज, लैक्टेज है ना, वगैरह वगैरह, सुक्रेज। डाइसैकराइडेज किसको प्रोसेस करेगा? डाइसैकराइड्स को। इसी तरीके से डाई एंड ट्राई पेप्टाइडेज, डाई एंड ट्राई पेप्टाइड्स को। समझ में आ रही है ना बात? इस तरीके से सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंडोन्यूक्लियसिस, न्यूक्लियसिस होंगे न्यूक्लिक एसिड के लिए है ना। इस तरीके से माल्टेज हो गया और बाकी पेप्सिन हो गए, प्रोटीन वाले सारे आपको बताइए। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम क्लासिफिकेशन। तो आज हमने एंजाइम की जो चैप्टर था उसको मुकम्मल कर लिया है। अब इसको मेरी तरफ से आपको पूरी दावत है, आज आप घर जाएं, अच्छे तरीके से इसको देखें। अगर आपको लगता है कि मज़ीद कुछ रहता है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो मुझे नेक्स्ट टाइम बताएं, तो हम उसको देख लेंगे इंशाल्लाह। फिर सेल वाला चैप्टर शुरू करें। ठीक, कोई टेंशन हो तो कल मुझे बता दें।